नमस्ते स्टूडेंट्स। इस वीडियो सेशन में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पर महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे जो प्रश्न होते हैं वो इससे ऑब्जेक्टिव ऐसे खास एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर सब्जेक्टिव आपको ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। खैर एक दो क्वेश्चंस रहता है इसे, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव देख लेंगे तो 5 नंबर निश्चित हो जाएगा आपका 5 नंबरी के लिए। 5 नंबरी भी समझ में यहाँ से आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि एक छड़ की लंबाई, और इसके देखिए पहले सवाल से पहले हम लोग कुछ इसके महत्वपूर्ण बात को जानेंगे पहले। जैसे इसमें हमेशा आपको सबसे ज़्यादा अगर कोई यूज होता है, हम तो कहते हैं कि अधिकतर सवाल में यानी 99.99 सवाल में, यानी समझिए 100 में 99 सवाल में आपका यूज होगा समकोण त्रिभुज। कभी कभी कोई कोई सवाल है कहीं पे जो एक आध सवाल में आपको समद्विबाहु त्रिभुज का ही प्रयोग होता है कभी कभी, पर आपको अधिकतर सवाल यानी समझिए ना 100% सवाल में आपको यूज होने वाला है समकोण त्रिभुज, जिसमें कर्ण होता है, लंब होता है, नीचे आधार होता है। आपको पहले से पता है ये समकोण त्रिभुज के बारे में, तो इसका प्रयोग होता है। एक फर्स्ट नंबर में बात हो गया समकोण, यानी समकोण त्रिभुज का इसमें इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा नंबर बात है इसमें टैन थीटा, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है टैन थीटा, और टैन थीटा के साथ कभी साइन थीटा का भी प्रयोग होगा, कभी कॉस थीटा का भी प्रयोग होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको टैन थीटा का प्रयोग होने वाला है इस चैप्टर में, ठीक है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण, यानी ये दो कोण का चर्चा, और ये टैन थीटा का प्रयोग और समकोण त्रिभुज। ये आपको बस वही 3 पॉइंट याद रखना है कि समकोण त्रिभुज का एकदम से इस चैप्टर में प्रयोग होता ही है, यानी सबसे ज़्यादा यूज इसी का होता है। यानी कोई भी पिक्चर यानी अनुप्रयोग बनेगा भी, यानी कोई प्रयोग हम करेंगे भी छड़ के साथ या मीनार के साथ या कोई भवन है, तो वहाँ पे आपका समकोण त्रिभुज आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए समकोण त्रिभुज जो है इसमें हम लोग जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, यहाँ वाला को हम लोग लंब कहते हैं, और नीचे वाला को आधार कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और हम लोग को जानना है, जो नीचे देखिए 3 नंबर पॉइंट के लिए नीचे जो कोण बनेगा यानी आधार, आधार और कर्ण के साथ जो कोण बनता है यहाँ पे थीटा जहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इस कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, जो नीचे बनता है भूमि के साथ, जो आधार यानी भूमि, ठीक है। और जो ऊपर यहाँ पे डॉट 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 हम जो जहाँ रेखा पा रहे हैं आप वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो उन्नयन कोण जो बनता है यहाँ पे बनता है ऊपर, ऊपर जो डॉट डॉट रेखा से हम खींचे हैं, तो ये उन्नयन अवनमन कोण हो गया, सॉरी अवनमन कोण। उन्नयन कोण तो नीचे भूमि के साथ बनेगा, अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर त्रिभुज के शीर्ष के ऊपर, यानी यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे थीटा है, तो वही थीटा फिर एकांतर कोण से, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग ऐसा पढ़े थे, यानी जब ऐसा आकृति है तो यहाँ का कोण इसके क्या हो जाता है, एकांतर हो जाता है, यानी यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा बनेगा। तो इस लॉजिक से यहाँ का कोण जो होगा बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ नीचे उन्नयन कोण वो थीटा हो जाएगा, या अवनमन कोण 60 दिया हुआ है तो नीचे उन्नयन कोण की जगह पे हम लोग 60 डिग्री लिखेंगे एकांतर कोण से। यानी आपको इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात के रूप में क्या याद रखना है, पहला नंबर में कि समकोण त्रिभुज ही इस चैप्टर में अधिक पढ़ना है, यानी 100% समझिए। दूसरा नंबर महत्वपूर्ण बात है टैन थीटा का प्रयोग काफ़ी होगा, और साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग उतना ज़्यादा नहीं, पर इसका भी प्रयोग होगा। तीसरा नंबर बात है उन्नयन कोण जैसा चीज़ और अवनमन कोण जैसा चीज़ समकोण त्रिभुज में इस्तेमाल इसका भी ठीक ठाक होगा। तो बस ये 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। अब हम लोग चैप्टर में चलेंगे, जैसे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है देखेंगे, और एग्जाम में आपको पहले भी बता दिए हैं, जैसे इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बहुत 9 के बराबर रहता है इसे ऑब्जेक्टिव, पर आप ये पढ़ लेते हैं तो इसे सब्जेक्टिव जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्टिव जरूर क्लियर। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या पहला देखेंगे। कह रहा है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात जो है 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण यानी नीचे वाला जो है कोण हमको पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग इसको ना हटाते हैं, जो यहाँ पे लिखा हुआ सब है ये सब आप उतार लेंगे, चाहे यहाँ पे छोटा सा पिक्चर हम लोग बनाते हैं। एक छड़ का रहा है, तो एक छड़ का मतलब ऐसा एक सीधा खींचेंगे रेखा, ठीक है, ये एक छड़ है। और कह रहा है इसके छाया, तो छाया जो कह रहा है तो इसका मतलब है कि छाया अगर इस दिशा में बनता है, इसका मतलब सूरज जो है यहाँ पे उगा होगा, ठीक है, इस दिशा में, तब तो इसका प्रकाश जो है यानी कि इस दिशा में ऐसे पड़ेगा,
यानी इस दिशा में जब ऐसे इस पे पड़ेगा प्रकाश तो इसका छाया किस दिशा में बनेगा, बस इधर। अब यहाँ पे कह रहा है ये छड़ है, ये क्या है, छड़, हम इधर लिख देते हैं आपको, ये छड़ है और नीचे ये क्या है, छाया है, ठीक है। अब इसमें आपको अच्छे से पता है कि छाया और छड़ से तो ये सवाल बनने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी भी बताया इसमें समकोण त्रिभुज आएगा ही, यानी लगभग सवाल में आपको मतलब समकोण त्रिभुज बनेगा ही लगभग सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये बिंदु है और ये बिंदु नीचे वाला जो बिंदु हम इसको मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें कह रहा है कि हम आपको छाया और किसका अनुपात दे रहे हैं लंबाई, यानी लंबाई और छाया का अनुपात। तो लंबाई मतलब क्षण की लंबाई जो क्षण की ऊंचाई है, ठीक है, यानी ये 1 दे रहे हैं और नीचे जो दे रहे हैं ये √3 दे रहे हैं, यानी इसके क्षण की लंबाई 1 दे रहे हैं और नीचे जो छाया की लंबाई है वो √3 दे रहा है, मतलब ऐसा है। यानी लंब और यहाँ नीचे वाला भुजा छाया जो है आधार, यानी क्षण की लंबाई 1 और नीचे जो भुजा दे रहा है आधार वो कितना है, √3। तो यानी लंब आधार की चर्चा है, तो इसका मतलब हमको टैन में चलना है, क्योंकि हम बताया ना इसमें टैन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा इस सवाल से में, ठीक है। तो हम लोग टैन कितना डिग्री, हाँ, तो यहाँ पे जो जमीन के साथ जो इस सूरज का कोण बनता होगा, ये छाया वाला कोण, ये कितना डिग्री बनता होगा, हम थोड़ा देर के लिए इसको थीटा मान लेते हैं। तो इसलिए लिखेंगे टैन थीटा बराबर, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P/B। अब बताइए यहाँ पे P का मान क्या है, P का मान आपका हो गया 1 और B का मान क्या है, B का मान नीचे वाला भुजा यानी √3 आधार, B का मतलब बेस, P का मतलब परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे टैन थीटा बराबर 1 जो √3 आया है, टैन कितना का मान है, तो टैन 30 डिग्री का मान है। तो यानी हम इसीलिए लिख सकते हैं कि थीटा का मान जो आया कितना डिग्री, 30 डिग्री। यानी जो ये छाया का यहाँ पे जो कोण, छाया जो कोण बनाएगा, यानी कि मतलब सूरज का जो कोण बनेगा, सूरज की रोशनी का जो कोण यहाँ पे जो क्षण के बनेगा, यानी वो भूमि के साथ वो कितना डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री। यहाँ पे थीटा जो माने थे यहाँ पे कितना डिग्री, 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे कोण, ठीक है। इसलिए 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा पहला के लिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। यानी कि फिर उसी तरह के सवाल है, फर्स्ट नंबर जो सवाल हम लोग पढ़े हैं सिर्फ उसी की तरह है। यानी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर का मतलब एक सीधा लंबवत खड़ा एक दीवार है। अब दीवार खड़ा होगा तो भूमि से ही होगा ना, यानी किसी जमीन पर ही होगा, भूमि पर ही टिका होगा। तो हम एक नीचे बेस बना लिए, यानी नीचे वाला जो है आधार है। अब कह रहा है इसका छाया, ठीक है, तो छाया मान लेते हैं कि ये जो दीवार अभी बना है, दीवार हम लिख देते हैं दीवार, इसका छाया हो सकता है कि यहाँ तक आया हो, इसका छाया ऐसे बन करके ऐसे बन के यहाँ तक आया हो, ठीक है। तो हम लोग इसको त्रिभुज को देखो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम लोग मतलब एक प्राप्त किए, तो यानी इसको लिखेंगे त्रिभुज में ABC, हम त्रिभुज का नामकरण कर देंगे। और यहाँ दीवार का जो अनुपात फिर दिया है 1 दिया है, और नीचे छाया का अनुपात कितना दिया है, छाया मतलब छाया का कितना दिया है, √3, ठीक है। तो दीवार 1 और छाया √3, यानी 1:√3 दिया है छाया और दीवार के अनुपात। तो फिर यहाँ पे लंब, आपको दीवार लंब का काम कर रहा है क्योंकि लंबवत खड़ा है, सीधा खड़ा है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, और छाया आधार का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, यानी P और B की चर्चा है, यानी लंब और आधार की चर्चा है। तो लंब आधार की चर्चा हम लोग कहाँ करते हैं, टैन थीटा में, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो छाया की जो यहाँ पे कोण बनाएगा भूमि के साथ, अगर हम थीटा डिग्री थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है P/B, टैन थीटा बराबर P का मान क्या होगा, यानी P का मतलब लंब 1, B का मान क्या होगा, नीचे बटा के नीचे √3। फिर यहाँ पे हम लोग टैन 30 डिग्री का मान जानते हैं कि ये 1/√3 होता है, यानी टैन 30 डिग्री 30 डिग्री, यानी इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं थीटा का मान कितना आएगा, 30 डिग्री, थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, यानी पहला नंबर। दूसरा नंबर सवाल के लिए यानी पहला नंबर ही ऑप्शन होगा, यानी पहला A नंबर ऑप्शन सही होगा, 30 डिग्री। चलिए हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 3 नंबर सवाल में कह रहा है कि जमीन पर स्थित किसी बिंदु से A और B से मीनार का उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। चलिए फिर हम देखते हैं मीनार क्या है। मीनार यानी एक सीधा चिमनी, मीनार, ठीक है, ये मीनार है जो हम सीधा बनाए हैं। अब इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है हमको। इसके लिए क्या कर रहा है कि A दूरी और B दूरी, यानी ये जो 2 बिंदु है, यानी हमें कहीं पे 2 बिंदु है, यानी धरती पे यहाँ एक बेस बना लेते हैं धरती, यानी यहाँ एक बिंदु है और यहाँ एक बिंदु है। मान लेते हैं कि ये P बिंदु है और ये Q बिंदु है। तो एक A दूरी पर, एक यहाँ से लेके यहाँ तक
ए दूरी पर एक बिंदु स्थित है, एक यहाँ इस मीनार के पास से बी बिंदु पर स्थित है, तो इसीलिए हम लिखेंगे इस बिंदु क्यू तक के दूरी लिखेंगे बी, और पी तक की दूरी मीनार से ए लिखेंगे। अब इसको जब हम यहाँ इस शीर्ष को मिलाएंगे जब इस बिंदु से, तो एक ऐसा त्रिभुज बनेगा, यानी समकोण, एक फिर इसे मिलाने पर ऐसा एक आकृति बनेगा। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोण एक दूसरे के पूरक है। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो कोण है ये थीटा है, तो ये दूसरा कोण क्या कह रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। कभी भी पूरक कहता है तो 90 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, वो थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कह रहा है यहाँ पे कि बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या है। जो बात यहाँ पे कहा, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, यानी ए और बी से मीनार की उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। चलिए दो बिंदु हम ले लिए, जमीन पर कोई दो बिंदु पी और क्यू, जिसका दूरी ए और बी है, उसका उन्नयन कोण कहा पूरक, तो पूरक भी ले लिए। अब क्या करा, ऊंचाई निकालिए। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अपना tan का, फिर फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि मीनार का ऊंचाई हम मान लेते हैं कि यहाँ पे h है, मान लेते हैं, पता नहीं है तो मानेंगे। और नीचे आधार में दिया हुआ है एक त्रिभुज में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी सी, और सॉरी सी नहीं मानेंगे, पी क्यू हम पहले मान चुके हैं, इधर ए बी माने हैं तो उधर पी क्यू हम मान चुके हैं। तो अब यहाँ पे त्रिभुज किस में चलने पर, त्रिभुज ए बी पी में चलने पर, ए बी और पी में चलने पर, ठीक है। तो tan पे चलेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे आधार हमको ए पता है और ऊंचाई यानी लंब कितना पता है, h, यानी tan थीटा बराबर कितना, h बटे ए, क्योंकि लंब बटे कितना होता है, आधार, tan थीटा। ये समीकरण हम इसको कथी मानेंगे, 1, समीकरण 1 मानेंगे। अब हम लोग यहाँ पे tan थीटा इसलिए लिखे हैं कि देखिए ए बी पी त्रिभुज में यानी कोण क्या है, थीटा है, और ए बी क्यू त्रिभुज में अथी कोण क्या है, 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो अब उसी त्रिभुज में हम अभी चलने वाले हैं, यानी त्रिभुज ए बी क्यू त्रिभुज में चलने पर, ठीक है। इसमें जब हम लोग चलेंगे तो tan कितना लेंगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा एंगल ले आएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री माइनस इस त्रिभुज के लिए एंगल है, ठीक है। अब इसमें फिर पी बटे बी लिखा गया, यानी वही लंब बटे आधार, तो लंब का मान फिर वही h है यहाँ, और आधार का मान अभी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि बी से क्यू तक की दूरी जो है बी है, अभी ए नहीं बल्कि बी ले आएगा यहाँ पे बी। अब हम अच्छे से एक फॉर्मूला जानते हैं कि जब tan 90 डिग्री माइनस थीटा रहता है तो उसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला है पूरक कोण का, तो h बटे इधर b। अब इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण क्या, 2, और समीकरण 1 और 2 को जब हम गुना कराने पर लिखेंगे तो tan थीटा और cot थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जब उसको गुणनखल करेंगे, चलिए हल कर लेते हैं। समीकरण हम लिखेंगे नहीं, देखिए आप अच्छे से एक बात समझिए, ये लॉन्ग टाइप सवाल है, और यानी ये 5 नंबरी के लिए सब सवाल है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव में पढ़ना है, तो आपको पूरा 5 नंबर की तरह ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो मानिए 5 नंबर की तरह, तो पूरा सब्जेक्टिव की तरह समीकरण 1 और 2 को गुना कराने पर इतना सारा डिटेलिंग नहीं देंगे हम लोग समझदारी से बात को समझेंगे। हाँ, जितना जरूरी है उतना हम बता दे रहे हैं कि आपको इस त्रिभुज में चलने पर, इस त्रिभुज में चलने पर, ये सारा बात लगभग लिख दिए हैं। चलिए, और जो चीज़ हम नहीं लिख रहे हैं तो वो तो हम आखिर बोल के समझा ही देंगे आपको। तो क्या हम अभी लिखने वाले थे लेकिन लिखेंगे नहीं, क्या? तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कराने पर, ठीक है, क्या प्राप्त होगा बताइए। लिखेंगे नहीं लेकिन हम लोग हाँ से डायरेक्ट हल करेंगे। tan थीटा समीकरण 1 में इस साइड में लेफ्ट साइड में tan थीटा है, फिर समीकरण 2 के लिए लेफ्ट साइड में क्या है, cot थीटा है, तो दोनों को क्या होगा, गुना। अब इसके राइट साइड वाला को राइट साइड वाला से होगा, यानी h बटे ए गुने h बटे यहाँ समीकरण 2 में b है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग घेर लेते हैं, ठीक है, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 1 बराबर, यहाँ पर है h गुने h होगा h स्क्वायर, ठीक है, और नीचे a गुने b ए बी होगा। अब इसके नीचे 1 के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो क्रॉस जब गुना करेंगे तो h स्क्वायर होगा, h स्क्वायर बराबर ए बी होगा। फिर हम लोग इधर घेर करके फिर इधर बगल में हल कर रहे हैं, यानी h स्क्वायर, h का मतलब यहाँ पे हाइट यानी मीनार की ऊंचाई, तो हमको तो h के मान निकालना है, स्क्वायर के नहीं, तो स्क्वायर हटाएंगे। जब यहाँ पे हम लोग स्क्वायर जब हटाएंगे तो सीधा बचेगा h बराबर, उधर चढ़ जाएगा रूट, ए बी पर क्या चढ़ जाएगा, रूट, यानी h का वैल्यू क्या आएगा, यानी मान क्या आएगा, h बराबर रूट अंडर ए बी, h का मान क्या आएगा, यानी मीनार की ऊंचाई क्या आएगा, रूट अंडर ए बी। चलिए रूट अंडर ए बी हम लोग खोजते हैं, ऑप्शन नंबर बी है रूट अंडर ए बी, यानी 3 के लिए सही उत्तर होगा, यानी मीनार की ऊंचाई रूट अंडर ए बी। 4 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, किसी प्रकाश स्तंभ के
विपरीत दिशा में देखे गए समुद्री जहाज के अवनवन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई अगर h मीटर हो तो यानी दोनों जहाज की बीच की दूरी क्या होगी। यानी एक स्तंभ, देखिए प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है कि जैसे गली मोहल्ला में जो लगे हुए रहता है लाइट, मतलब रोशनी देने के लिए रात में, तो वो प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है खंभा, और प्रकाश का मतलब जो उजाला दे, प्रकाश दे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक पहले प्रकाश स्तंभ बनाएंगे। ठीक है, ये क्या है, प्रकाश स्तंभ है। यहाँ पे मान लीजिए लाइट लगा हुआ है जो चारों तरफ रोशनी दे रहा है, तो ये प्रकाश स्तंभ हुआ ना। अब यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि इसके विपरीत दिशा में, इसके किस दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशा में, प्रकाश स्तंभ के विपरीत दिशा में अवनवन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री बन रहा है। यानी एक इस दिशा में, यानी मान लीजिए धरती पे ना प्रकाश स्तंभ होगा, कहीं पे होगा तो धरती पर ही होगा, तो एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, ठीक है, अपोजिट दिशा में, यानी कि अपोजिट दिशा यानी विपरीत दिशा में 30 डिग्री और कितना डिग्री, 45 डिग्री का कोण बना रहा है ये प्रकाश स्तंभ। ठीक है, हम लोग पिक्चर उसके अनुसार बना लिए। अब कह रहा है कि प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई कितना है, यानी इस स्तंभ का ऊंचाई h है, ये सवाल में ही कह रहा है। तो दोनों जहाज की बीच की दूरी, यानी जहाज, एक जहाज यहाँ पे है, पनिया जहाज मान लेते हैं, या कोई भी जहाज हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई जहाज है जिसका नाम P दे देते हैं, एक जहाज यहाँ पे 45 डिग्री पे है जिसका नाम हम लोग Q देते हैं। अब ये दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, दोनों का बीच की दूरी। तो हम एगो कि इसको x मान लेंगे और दूसरा वाला भुजा को यहाँ पे r मान लेते हैं, इस बिंदु को, इसको हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, s मान लेंगे। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के जो हम लोग एक्स वाई माने हैं, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा दोनों जहाज के बीच की दूरी, यही x प्लस वाई यानी जहाज की दूरी निकालना है। इसके लिए हम लोग tan पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऊंचाई जो है त्रिभुज एस पी आर में, ध्यान दीजिए आप त्रिभुज पे एस पी आर, यानी एस और ये वाला p और ये r में जब चलेंगे तो ऊंचाई यानी लंब का मान h है और आधार का मान x है। तो लंब आधार की चर्चा है, 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, तो लंब आधार की चर्चा तो टैन में करते हैं हम लोग, तो इसीलिए लिखेंगे टैन कितना डिग्री, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, बराबर लंब बटे आधार, यानी लंब का मान h, आधार का मान कितना है, x है। टैन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर h/x। जब इसको हम लोग क्रॉस गुना करा लेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x बराबर में √3 इंटू h। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज किस में पता है आपको, उस वाला साइड, राइट वाला साइड में, हम लेफ्ट वाला में चले हैं एस पी आर में, अब चलेंगे एस आर क्यू में, एस आर क्यू त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज एस आर क्यू में, इसमें फिर हम लोग टैन, टैन कितना डिग्री लेंगे, इसमें 45 डिग्री, इसमें कितना 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 45 डिग्री है, टैन 45। इसमें h बटे फिर क्या लिखाएगा b, यानी कि p बटे b यानी लंब बटे आधार, तो यहाँ h है लंब का मान और आधार का मान y है। 45 टैन 45 का मान कितना होता है, 1, टैन 45 का मान 1, तो यानी 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 बराबर h बटे y। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे हम लोग, ठीक है, जब हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो हम लोग h बराबर y लिखेंगे। अब हमको मान निकालना क्या है, x का मान ऊपर निकल चुका है। देखिए हमको मान निकालना है दो जहाजों के बीच की दूरी, दो जहाजों की बीच की दूरी, यानी p और q के बीच की दूरी, तो उसमें तो x का मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो समझिए हमको यहाँ y का मान भी निकल चुका है, y का मान h, x का मान √3 इंटू h है। तो हम लोग यहाँ से अब निकालेंगे x प्लस y की दूरी, तो x का मान हम लोग क्या है √3 इंटू h प्लस, और h का मान कथी है, y का मान h है। अब यहाँ से हम लोग जब h कॉमन लेंगे इसमें तो √3 + 1 आएगा। ठीक है, यानी x प्लस वाई मतलब p और q के बीच की, यानी दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो आया है वो कितना आया है, √, यानी h इंटू √3 + 1, √3 + 1 इंटू में h कहीं पे है, पहला नंबर में है। चलिए 4 का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम लोग त्रिभुज चलेंगे लेफ्ट वाला त्रिभुज में, एक बार दूसरे वाला त्रिभुज यानी राइट वाला त्रिभुज में, और एक में 30 डिग्री टैन थीटा लेंगे मान, टैन का यानी 30 डिग्री, और दूसरा टैन 45 डिग्री। जब इसको हल करेंगे मान आ जाएगा। चलिए अगला सवाल में हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है,
क्या है, समतल जमीन पे ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो हम लोग पहले इसको एक फिगर के माध्यम से समझेंगे, जैसे 13 मीटर, ठीक है, और एक है 7, इससे 13 से छोटा तंगा बनाएंगे क्योंकि 7 है और 13 में अंतर है ना, छोटा है उससे। यानी एक 13 मीटर है और एक क्या है, 7 मीटर। दो खंभा है ना, दो ऊंचे ऊंचे क्या है, जमीन पे दो खंभा गाड़ा हुआ है। ये जमीन हो गया, नीचे नीचे धरती हो गया, ठीक है। अब ये 7 मीटर है और ये 13 मीटर है। अब करा इसके दोनों के शीर्ष के मिलाने वाली जो रेखा है, यानी शीर्ष के बीच की दूरी क्या है, ये ऊपर ऊपर शीर्ष का। तो इसके लिए हम पहले यहाँ डॉट 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 खींच लेंगे। और कह रहा है दोनों के पाद के बीच की दूरी, पाद मतलब जड़ी, यहाँ जमीन पर जो खंभा यहाँ यहाँ पे जो हला हुआ है और यहाँ पे जो हला हुआ है, यहाँ पी और क्यू बिंदु दे देते हैं। पी और क्यू बिंदु पे जो जमीन पे खंभा हला हुआ है, दोनों के बीच का दूरी कितना मीटर है, 8 मीटर। तो यहाँ ऊपर भी जब आमने सामने के भुजा समान हो तो नीचे जितना है तो उतना ऊपर भी हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ग है या आयत का आकार का दिख रहा है, तो ये आमने सामने की भुजा उसमें बराबर होती है। अब बताइए, ये जो 13 है, हम 13 को यहाँ थोड़ा बगल में लिखेंगे, 13, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, एक हम मान लेते हैं r, ठीक है। लेकिन आमने सामने की भुजा इसमें बराबर के कारण यहाँ 7 मीटर इधर है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। तो ये कितना बचेगा ऊपर, ये वाला। जब पूरा लाठी यानी पूरा रेखा, एक खंभा का जो पूरे लंबाई 13 है और नीचे वाला आधा पता चल गया कि 7 है, तो बच गया कितना ऊपर, बस 6 बचा होगा ना, क्योंकि टोटल 13 था। तो ये होगा 6 मीटर। अब ये 6 मीटर ये भुजा है, ठीक है। इसका नाम ए और इसका नाम हम बी दे देते हैं। यानी आर ए जो भुजा है वो 6 है। नीचे वाला हमको पता ही है कि यहाँ आधार कितना 8 है, तब हमको ये वाट, ये कर्ण पूछा जा रहा है। इसका मतलब है कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी h बराबर √π² जोड़ b²। तो p का काम इसमें लंब, यानी कहाँ, यहाँ 90 डिग्री यहाँ बन रहा है ना, 90 डिग्री। तो लंब का काम कौन करेगा, आर ए, यानी 6। तो 6 का स्क्वायर प्लस आधार का काम 8, यानी 8 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 6 36, 8 का स्क्वायर होगा 8 8 64, यानी रूट अंडर आएगा 36 और 36 और 8 8 64, यहाँ पे 64 लिखेंगे हम लोग। तो 36 और 64 मिलकर कितना हो जाएगा, 36 और 64 आपका मिलकर हो जाएगा 100। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100। अब बताइए 100 होता है 10 का वर्ग, तो 10 मीटर बाहर निकल जाएगा, यानी रूट से के बाहर क्या निकल जाएगा, 10 मीटर, यानी 10 मीटर सही उत्तर होगा। इसका लंबाई कितना आएगा, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी लंबाई कितना होगी, यानी दूरी होगी कितना, 10 मीटर। चलिए 10 मीटर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी एक लंबवत खड़ा, एक सीधा खड़ा स्तंभ है जो 2√3 मीटर ऊंचा है तथा उसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है, तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण बताना है। प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश आता कितना एंगल से है, उसका एंगल बताना है, यानी कितना झुकाव से प्रकाश आ रहा है जिस कारण से इतना परछाई बन रहा है। चलिए इसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे, पहले यानी पिक्चर आकृति बना लेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो करा कि एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो यही है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं स्तंभ, यही है सीधा वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, स्तंभ हो गया। अब क्या कर रहा है, तो ये स्तंभ आपको हम दे रहे हैं 2√3 मीटर, कितना, 2√3 मीटर। अब इसका परछाई जो बन रहा है, परछाई, ठीक है, इस परछाई की लंबाई आपको दे रहे हैं 2 मीटर। तो परछाई तो नीचे ही ना बनेगा, धरती पे, आखिर हम खड़ा होंगे धरती पे, तो सूरज अगर जिस डायरेक्शन से उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका परछाई बनेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, तो 2 मीटर यहाँ परछाई की लंबाई दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यहाँ से मान लीजिए, तो इसका मतलब इस दिशा में सूरज होगा, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश आता होगा, तब तक इसका परछाई इस दिशा में बना है। तो इस अब कह रहा है कि बताइए कि जो यहाँ पे, हाँ, तो यानी जो प्रकाश स्रोत का मतलब प्रकाश जहाँ से आ रहा है, तो यानी वहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो कितना एंगल से आ रहा है, तो यहाँ का कोण थीटा कोण बताना है, यानी ये बात पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका नामकरण ABC लिख सकते हैं, या PQR लिखिए त्रिभुज के लिए, ठीक है, या न भी लिखिए तो पर भी ये सवाल बन जाएगा। आपको तो यहाँ शॉर्ट बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म के सवाल सब है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए स्तंभ की जो लंबाई दिया है, यानी ऊंचाई जो दिया है 2√3, ये दिया है लंब का, ये लंबे ना हुआ, यानी लंब का मान, नीचे जो है बेस यानी आधार का मान दिया, तो लंब आधार का चर्चा टैन पर होता है। देखिए अधिकतर सवाल अभी हम लोग टैन पे पढ़ रहे हैं, यानी टैन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। टैन थीटा इक्वल टू P/, होता है B। अब यानी टैन थीटा बराबर, ठीक है, यानी टैन थीटा बराबर P/, P का मान कितना है
आपका पी का मान हो गया 2 रूट, यहाँ पे लम का मान 2 रूट 3, बटा के नीचे कितना 2 आधार, 2 से 2 कट जाएगा यानी रूट का 3 बचेगा, यानी टैन टैन थीटा बराबर रूट का 3, यानी टैन थीटा बराबर टैन 60 डिग्री का ये मान है। तो इसीलिए थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री, यानी थीटा का मान कितना 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री सही उत्तर होगा, यानी कि जो प्रकाश स्रोत है वो 60 डिग्री के एंगल से प्रकाश आ रहा है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ के चोटी से, यानी किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी 25 मीटर एक पहाड़ की कथी है चोटी है, और उसके हमको कथी बताना है 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उस मीनार के पाद के अवनमन कोण के बराबर पाया जाता है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, यानी 25 मीटर ऊंची। ठीक है, ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे मीनार है। ठीक है, एक मीनार खींच लेते हैं, लिख देंगे हम लोग मीनार। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो मीनार है 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ के चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पर हम एक पहाड़ भी बना ही लेते हैं, ये पहाड़ है। ठीक है, ये क्या है पहाड़ है, देखिए सीधा एक खींचेंगे रेखा, और ये धरती है, ये भूमि तल है। अब मीनार जो है इसका हाइट ज़्यादा है, और पहाड़ के हाइट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पे कहा जा रहा है 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ के चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है, यानी मीनार यहाँ पे बड़ा है, क्योंकि मीनार का उन्नयन कोण पहाड़ के चोटी पे बन रहा है, इसका मतलब पहाड़ अभी छोटा है तो छोटा पहाड़ होगा। खैर हमारे देश में खैर बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसका करीबन 9 किलोमीटर के आसपास में उसके हाइट है, ऊंचाई है, तो खैर बड़े बड़े हैं, मीनार से भी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ सब है। खैर उस पहाड़ की चर्चा नहीं हो रहा है, आपको सवाल को यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण का मतलब होता है नीचे, अवनमन तो ऊपर हो गया ना, तो यहाँ पे नीचे का कोण जो यहाँ का कोण जो कह रहा है कि यहाँ का कोण कितना दे रहे हैं आपको, तो हाँ यहाँ का कोण खैर दे नहीं रहा है, लेकिन कह रहा है कि सवाल में यहाँ पे कोण बन रहा है जिसके किसके बराबर है, तो उसका अवनमन कोण, किसके अवनमन कोण देखते हैं। कह रहा है कि उस मीनार के पाद के, तो मीनार के पाद तो यहाँ पर है ना, यहाँ पे ये पाद है मीनार का, नीचे जड़ी, ये मीनार जगह हम पी नाम दे देते हैं, यहाँ पहाड़ का जो पाद होगा जड़ी वो कहलाएगा क्यू। अब इसके अवनमन कोण के बराबर पाया जाता है, इसके पाद का अवनमन, तो पाद के अवनमन को लिए तो आपको इस बिंदु से ऐसे रेखा मिलाना होगा। तो क्यों, क्योंकि इस वाले यहाँ पर ई वाला भुजा से अवनमन बनाएगा तो यहाँ अवनमन बनेगा, तो बराबर है। तो मान लीजिए कि ऊपर का जो उन्नयन था वो ठिट्टा है, तो नीचे वाला अवनमन भी ठिट्टा है, तो यहाँ का कोण भी क्या होगा ठिट्टा होगा, एकांतर कोण के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे नामाकरण कर देते हैं, इसका नाम ए, इसका नाम हम लोग बी रख लेंगे, सी, चलिए काफ़ी है इतना। अब क्या कह रहा है कि 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़ के चोटी का मतलब 25 मीटर जो ऊंची है वो किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। ठीक है, 25 मीटर ऊंची किसी पहाड़, तो ये 25 मीटर ऊंची जो है ये पहाड़ है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 25 मीटर, इसको हम लोग एच मान लेते हैं ऊपर वाला को, इसके सामने, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो होगी बराबर, क्योंकि आयत या वर्ग है इस लॉजिक से, तो यहाँ पे हम लोग आमने सामने 25 लिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मान लेते हैं x है तो ऊपर वाला रेखा जो है वो भी 25 हो जाएगा। तो एक बार tan थीटा हम लोग ऊपर वाला त्रिभुज में चलेंगे ACB में, ABC में, एक नीचे वाला चलेंगे CQP में। तो एक बार हम लोग त्रिभुज चलेंगे ABC में। ठीक है, तो इसमें tan थीटा बराबर P/B यानी H/, कितना आधार यानी x। ठीक है, चलिए समीकरण इसको हम लोग 1 ही रहने देंगे। ठीक है, समीकरण कितना लिखेंगे हम लोग 1, क्योंकि यहाँ पे मीनार की जो ऊंचाई निकालना है, तो फिर यहाँ पे हमको कहा जा रहा है कि अवनमन कोण के बराबर है। देखिए यहाँ पे जो है h का मान डबल डबल आया है, तो यानी हम लोग इसको क्या करेंगे पता है, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, तो इधर राइट वाला साइड में क्या है h और h है, तो h गुने h हो जाएगा बराबर, लेफ्ट से वाला साइड में क्या है b/, रूट में कितना है 3 गुने रूट में 3a है, तो √3 से √3 कट जाएगा, यानी h² बराबर में b और a में गुना होगा, यानी a b चाहे b a लिख सकते हैं, यानी
एच बराबर में जब स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर ए बी हम लोग लिख सकते हैं, यानी एच का मान कितना आएगा, रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी, यानी 12 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा बी नंबर। चलिए हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, ठीक है, और जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है और दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है तथा सीढ़ी का भूतल यानी भूमि तल के साथ जो कोण बन रहा है सीढ़ी का वो बन रहा है यानी 60 डिग्री है। तो सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी बताना है, क्या है। चलिए हम लोग आकृति बनाएंगे तब समझ में आएगा। करा कि एक मजदूर दीवार पे चढ़ने के लिए, तो दीवार है, इसका मतलब मजदूर जो है दीवार पे चढ़ रहा था, एक दीवार तो जरूर है, इसमें दीवार बना लेंगे। सीढ़ी, सीढ़ी कभी भी टेढ़ा रहेगा ऐसे, ठीक है, तो एक ऐसा आकृति बनेगा, ठीक है। सीढ़ी हम लोग सीधा बनाएंगे थोड़ा, यानी ऐसे, ठीक है। तो ये सीढ़ी है दीवार पे चढ़ने के लिए। अब कहा जा रहा है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है और उसकी ऊपरी सिरा दीवार से सटी हुई है। चलो ये भी ठीक है, ये दीवार है तो ऊपरी सिरा इसका दीवार से यहाँ पे सटी हुई है और दीवार की ऊंचाई 12 मीटर है। दीवार की ऊंचाई जो है ये 12 मीटर है यहाँ से यहाँ नीचे तक, ठीक है। और कह रहा भूमि तल से जो है ये सीढ़ी कौन बना रहा है, कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो सीढ़ी की ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा तय किए गए दूरी, यानी यहाँ से जो 60 डिग्री यहाँ जो बिंदु है, जो पी बिंदु है, यहाँ से मजदूर यानी आर बिंदु तक, आर बिंदु यानी दीवार के ऊपर यानी छत तक, समझिए दीवार तक ईंट पहुंचाने में यानी कितना दूरी तय करेंगे, यानी इसका मतलब हमको कर्ण पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, कर्ण। तो कर्ण के मान बताने के लिए हमको लंब पता है और कर्ण के मान बताना है, इसका मतलब हमको साइन थीटा का यानी इस्तेमाल करना है, यानी साइन थीटा का हम लोग को प्रयोग करना है। तो साइन थीटा यहाँ पे तो नहीं लेकर के हम 60 डिग्री एंगल लेंगे, क्योंकि यहाँ 60 डिग्री एंगल हमको पता है, तो थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। आप लंब बटे क्या लिखेंगे, कर्ण। तो लंब का मान यहाँ पे कितना है, यानी पी बटे एच होता है फॉर्मूला। तो 60 डिग्री का मान √3 कितना 2 होगा, √3/2, और पी का मान 12 और एच का मान हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। हम लोग क्रॉस जब गुना करेंगे तो यहाँ होगा √3 इंटू एच और 2 से गुना होगा 12 में, 12 दूना 24, 12 दूना 24, ठीक है। अब हम लोग एच के मान निकालने के लिए इसको खाली करेंगे तो होगा 24 बट्टा के नीचे √3, इसको परिमेयकरण करा लेंगे। तो परिमेयकरण कराएंगे तो √3/√3 यानी एच बराबर 24 √3 बट्टा के नीचे √3 में गुना होगा 3 से कट जाएगा 8, यानी एच का मान आएगा 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। 8√3 मीटर देखिए कहाँ पे है, ए नंबर ऑप्शन में है, इसीलिए 13 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर होगा ए। 14 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि एक 20 मीटर ऊंची 20 मीटर लंबी या ऊंची, वही नहीं ऊंची नहीं, सीढ़ी है तो लंबाई ही होगा, यानी 20 मीटर लंबी सीढ़ी 10 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह खड़ी की गई है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष से स्पर्श कर रही है और सीढ़ी भूमि तल से कितना का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे कोण पूछा जा रहा है। चलिए ये दीवार है, ये क्या है, दीवार क्या है, दीवार है। सीधा दीवार कभी भी क्या रहेगा, सीधा रहेगा आपका, कभी भी सीधा जो बनेगा दीवार, यानी कभी भी बनाएंगे हम लोग इसमें तो उसके लिए सीधा ही बनाएंगे। सीढ़ी कभी भी दीवार पे लगेगा, वो सीधा नहीं लगेगा, वो कभी भी बनाएंगे तो हम लोग तिरछा बनाएंगे यानी टेढ़ा बनाएंगे, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ से एक सीढ़ी बनाते हैं, ठीक है। अब बेस जो बनाएंगे धरती कभी भी जो रहेगा तो वो नीचे बेस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब ये आकृति हो गया। अब बताइए इसमें सीढ़ी कौन है, तो सीढ़ी ये है, सीढ़ी टेढ़का वाला, दीवार वाला लिख दिया, नीचे ये भूमि हो गया, नीचे वाला भूमि, ये क्या है, नीचे भूमि है। भूमि के तल से कितना का कोण बना रहा है, तो नहीं पता कितना का बना रहा है तो थीटा मान लेंगे। अब ये तो पता है ना कि 20 मीटर लंबी सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी की लंबाई इसका मतलब 20 मीटर है, यानी यहाँ से, ठीक है, यानी इसके से कहता है। और दीवार जो है ऊंची कितना है, 10 मीटर, यानी दीवार की ऊंचाई 10 मीटर दिया हुआ है, यानी दीवार लंब का काम कर रहा है और सीढ़ी कर्ण का काम कर रहा है। तो लंब और कर्ण की चर्चा साइन थीटा में, यानी हम लोग साइन थीटा थीटा ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान पता करना है, एंगल नहीं दिया हुआ है। कितना बटा कितना लिखेंगे, पी बटे एच फार्मूला होता है। तो बताइए साइन थीटा बराबर पी का मान यानी वही लंब का मान 10 बट्टा के नीचे
कर्ण का मान कितना 20, 10 से 20 कट जाएगा 2 मरतबे, ऊपर 10 1 मरतबे, यानी 1/2 कितना आएगा 2, यानी साइन थीटा इक्वल टू 1/2। यानी साइन कितना का मान है 1/2, तो साइन जो है वो साइन है आपका 30 डिग्री का मान। कितना का मान है साइन 30 का मान। देखिए साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान है 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, ऐसे तो वहाँ से 30 का मान। इसका मतलब है थीटा का मान कितना आया 30 डिग्री, यानी यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री। 30 डिग्री सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न के लिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न में करा है भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी की लंबाई जो है 102 मीटर है। यदि डोरी भूमि तल से कोण थीटा इस प्रकार बनाती है कि थीटा यानी tan थीटा इक्वल टू 15/8 यानी 8 हो तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी कह रहा है कि एक पतंग है, ठीक है, इस ऊंचाई पे उड़ रहा है। किस ऊंचाई पे, इस वाला ऊंचाई पे पतंग उड़ रहा है। तब पतंग की डोरी कभी भी फिर तिरछा रहेगा सीढ़ी के तरह। क्या है कि सीधा कभी पतंग नहीं उड़ेगा, एकदम 90 डिग्री पे सीधा आपके माथा के सामने थोड़ी ना पतंग उड़ेगा। आप कभी भी जब देखेंगे तो तिरछा देखेंगे पतंग उड़ते हुए रहेगा, ठीक है, तो ये रहता है। तो तिरछा पतंग की डोरी क्या होगी, कभी भी तिरछा होगा। अब उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई लेकिन कभी भी किसी चीज का ना पाता है क्या, सीधा एकदम सीधा, ठीक है। तो ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई पतंग की ऊंचाई यहाँ पे, ठीक है, लिख दिए हैं। और ये हो गया पतंग की डोरी, तनी हुई डोरी, पतंग की डोरी, यह है पतंग की डोरी, यह है पतंग की ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 102 मीटर जो है ना, यानी तनी हुई डोरी की लंबाई है, यानी 102 मीटर जो है ये चीज है, यानी 102 मीटर तनी हुई डोरी की लंबाई यहाँ का है। और फिर कह रहा है कि कौन थीटा बनाती है भूमि से, तो यहाँ हम लोग थीटा देंगे। तब कह रहा है कि बताइए पतंग कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, पतंग जो है वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है। तो ऊंचाई हमको h यहाँ पे h जो है यहाँ, यानी ऊंचाई एक h मानेंगे। अब यहाँ पे हम लोग tan में जो हमको दे रहा है, यानी tan थीटा बराबर दे रहा है 15/8। तो ई p और b का मान दे रहा है, p और b का मान दे रहा है, ठीक है। p का मान मतलब परपेंडिकुलर यानी ऊंचाई का मान कितना दे रहा है आपका 15। ये 15 ऊंचाई नहीं दे रहा है, ये अनुपात दे रहा है, ठीक है। ऊंचाई 15 अगर दे देता है तो मान लीजिए कि सवाल को तो आगे हल करने की जरूरत नहीं है, तब तक आप 15 आपका यहीं आ गया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका tan थीटा के अनुसार दिया हुआ है अनुपात, ठीक है। अब आपके अनुसार क्या है, तो h माने हैं, तो ठीक है, उनके अनुसार tan थीटा के अनुसार 15 है ना। चलिए हम लोग अब इसको b का मान के नीचे क्या मानेंगे 8 tan थीटा के अनुसार। अब हमको जब 8 है यहाँ आधार, जब हमको लंब पता है 15 है, तो कर्ण पता करने में हमको ये फॉर्मूला लगाना होगा, यानी h बराबर रूट अंडर क्या, तो आधार का स्क्वायर जो लंब का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर जो 15 का स्क्वायर, यानी 8 64 और 15 मतलब सॉरी 55 नहीं, यानी 15 ही है, यानी 225। दोनों जब जुटेगा तो होगा 289, कितना होगा 289, यानी रूट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकल जाएगा आपका, ये 17 का वर्ग होता है, रूट से बाहर निकल जाएगा आपका 17, ठीक है। देखिए इस tan थीटा के अनुसार लंब कर्ण आधार सारा पता चल गया tan थीटा के अनुसार। लेकिन सवाल के अनुसार 102 मीटर दे रहा था, ये जो 17 आया है कर्ण, तो इस सवाल के अनुसार ना हमको डोरी के अनुसार ना इसका ऊंचाई निकालना है, ये तो tan थीटा के अनुसार अनुपात के अनुसार निकला है। लेकिन हाँ इसी के सहायता से वो निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन का फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको h ऊंचाई निकालना है और यहाँ कर्ण की मान दिया हुआ है कितना 102 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग साइन थीटा बराबर कितना बटे कितना, तो ऊंचाई h यानी h बटे कितना 102, ये किसके अनुसार, सवाल के अनुसार। अब साइन का फार्मूला होता है p बटे h, साइन का फार्मूला, h बटे जो 102 आया है, ये तब सवाल के अनुसार हम मान लिखे हुए हैं। P का मान किसके अनुसार वाला, tan के अनुसार P का मान बताइए 15 है, और H का मान कितना लाए हुए हैं 17, अब बराबर कितना H बट्टे 102, 17 से कट जाएगा 6 मरतबे, 17 छका 102, 17 छका 102। अब यानी 6 से 15 में गुना होगा, नीचे 1 छुपा है, तो 1 से H में क्रॉस गुना जब होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे तो 1 से H में गुना होगा तो यहाँ पे H होगा, और 6 से 15 में गुना हो जाएगा तो 15 छका 90 मीटर। यानी h का मान सवाल के अनुसार, यानी ऊंचाई जो पतंग कितना ऊंचा पे आसमान में पतंग उड़ रहा है 90 मीटर ऊंचे, यानी ऊंचाई पे वो पतंग उड़ रहा है।
90 मीटर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न करा, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई कितनी गुना है। यानी एक स्तंभ है, स्तंभ मतलब खंभा, स्तंभ मतलब खंभा, यहाँ स्तंभ है, और इसकी छाया, छाया नीचे धरती पे बनता है, और करा इसका उन्नयन कोण यानी है कितना, उन्नयन कोण क्या है ये बताना है। तो उन्नयन कोण मतलब है कैसा आकृति बनेगा। उन्नयन कोण हमको पता नहीं है, चलिए थीटा मान लेते हैं, ठीक है, यानी नीचे का यहाँ को कोण थीटा। अब कह रहा है कि इसके स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई के, स्तंभ की ऊंचाई 3 गुनी है, छाया की लंबाई यानी स्तंभ की छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई की 3 गुनी। तो मान लेते हैं कि स्तंभ की ऊंचाई अगर h है तो इसकी छाया की लंबाई कितना है, स्तंभ की छाया की ऊंचाई की कितनी गुनी है, यानी h√3। इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, जैसे इसमें काका की में शायद कुछ छूटा हुआ है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, और कॉमा देके रुका हुआ है, यानी स्तंभ की छाया की लंबाई है स्तंभ की ऊंचाई की कितनी गुनी, ऊंचाई की कितने गुनी, के की ऊंचाई के बाद काका की कुछ होना चाहिए यहाँ पे, तब जाकर ये सेट होगा भाषा। ऊंचाई की √3 गुनी है, तो √3 गुनी है ऊंचाई, तो ऊंचाई मान लेते हैं h है, तो इसी के 3 गुनी है, 3 गुनी है छाया की लंबाई, h गुने √3, 3 गुनी है तो h गुने √3। अब हमको पूछा जा रहा है कि इसका एंगल क्या होगा, यानी उन्नयन कोण। तो चलिए लंब स्तंभ h जो पता है, तो ये स्तंभ जो h पता है, h स्तंभ, स्तंभ तो लंब का मान है h, और नीचे आधार का मान पता है, तो लंब आधार का चर्चा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर h बटे कितना होगा, h गुने √3, h से h कट गया, ये 1 मरते ऊपर, यानी tan थीटा बराबर 1/√3, यानी बताइए tan थीटा बराबर ये 1/√3 जो मान है, ये tan कितना का मान है, तो tan 30 का मान है, tan 30, यानी थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री, यानी ए नंबर सही उत्तर होगा। यानी यहाँ पे कितना डिग्री आने वाला है, कितना एंगल पे ये इसका परछाई बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। करा कि एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात फिर कितना दे रहा है, 1:3, यानी एक क्षण है, फिर उसका छाया है नीचे, और अनुपात में, चलिए हम ज़्यादा इसमें कुछ ताम झाम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल हम लोग बहुत सारे देख लिए हैं। किसी छाया का अनुपात, छाया नीचे होता है इसलिए नीचे 1 लिखेंगे, और सॉरी पूरा पढ़ते हैं पहले, छाया नहीं है, ऐसे है क्षण की लंबाई और छाया की अनुपात, यानी छाया का अनुपात, क्षण का लंबाई और छाया का अनुपात, छाया ना है √3, छाया तो बाद में दिया था, छाया तो नीचे होगा ना √3, और क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई मतलब ऊंचाई, यानी नीचे यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो ठीक है। तो फिर इसमें लंब आधार की चर्चा है, यहाँ थीटा पूछ रहा है, यानी tan पे मारेंगे, यानी tan थीटा बराबर 1/√3। बताइए 1/√3 कितना का मान है, 30 डिग्री का मान है, 30 डिग्री सही उत्तर होगा, ठीक है, यानी यहाँ 30 डिग्री। चलिए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है, और इस बिंदु से h मीटर ऊंची, यानी दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री हो, तो यानी मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। करा एक मीनार किसी बिंदु पर उसके पाद के तल पे, ठीक है, ठीक है, इसके लिए हम पहले आकृति बनाएंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा, यानी ऐसे, सॉरी टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा करते हैं पहले। मतलब कह रहा है कि एक मीनार है, ठीक है, सीधा हो गया, यानी एक मीनार है। अब फिर उसके बाद कह रहा है कि एक मीनार जो है, एक मीनार जो है किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर है, ठीक है, जो इसके पाद के तल पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ओहो, मीनार के पाद के तल पर कितना डिग्री कोण बनाती है, 30 डिग्री, और कौन बनाती है 30 डिग्री, मीनार के पाद का अवनमन कोण ऊंचाई, यानी कोई एक बिंदु है, यानी कोई एक बिंदु है, इसमें नहीं कह रहा, कोई दूसरा नाम नहीं ले रहा, सीधा कोई बिंदु कर रहा है। तो इस बिंदु है जहाँ पे पाद पे इसका कितना कोण बना रहा है, यानी 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, 30 का। तो नीचे तो धरती जरूर होगा ना, ये ऐसे धरती, ठीक है, ये धरती है, यहाँ पे कौन बना रहा है कितना डिग्री आपका, 30 डिग्री, कितना डिग्री कौन, 30 डिग्री। तो इस बिंदु से हम इसको ऐसे खींच देंगे तो एक ऐसा आकृति हो जाएगा, इस बिंदु को इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, तो एक ऐसा आकृति बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको कहा है, ऐसा आकृति करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम लोग पहले पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि ठीक है, किसी बिंदु मान लेते हैं, बिंदु का नाम हम पी ही मान लेते हैं, पी से किसी बिंदु से 30 डिग्री इसके पाद, पाद मतलब जड़ी, मीनार, ये मीनार था, ठीक है,
तो इसके मीनार के पाद से 30 डिग्री कोण बनाया कोई बिंदु, ठीक है, बना दिए। अब कह रहा है कि इस बिंदु से h मीटर ऊंची दूसरे यानी बिंदु पर मीनार के पाद का अवनवन कोण, यानी मीनार का पाद का जो है यानी वो अवनवन कोण क्या है, यानी इसका जो अवनवन कोण है, ठीक है, यानी मीनार के पाद का अवनवन कोण, मीनार का पाद का अवनवन कोण यहाँ पे हम लोग लेंगे अवनवन कोण कितना डिग्री, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें h मीटर ऊंची, इस बिंदु से h मीटर ऊंची दूसरे बिंदु पर मीनार के पाद से, मीनार के यानी जड़ी से उसका अवनवन कोण कथी बना, तो मीनार, ठीक है। और कह रहा है कि एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद तल यानी कि इसके पाद के तल पर, यानी पाद जो है इसका उसके तल पर 30 डिग्री कोण बनाता है कोई, ठीक है, और कोण बनाती है और इसके अवनवन कोण, ठीक है। आपको इसको मीनार मानना होगा, ठीक है। क्या है कि क्योंकि मीनार का अवनवन कोण कहा है, आप मान लिए तो इसको मानकर ही बनाइए क्योंकि सवाल तो फिर भी बन जाएगा, आपको मीनार इसी को मानिए। चलिए आगे देखते हैं कि इसका मीनार का ऊंचाई यानी इसका जो ऊंचाई दिया है कितना मीटर दिया है, h मीटर, h मीटर, ठीक है। और दूसरा हम मान लेते हैं, दूसरा नहीं पता है तो हमको h1 मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई हमको बताना है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग चलेंगे पहले 30 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण होगा, अवनवन कोण जब उन्नयन कोण में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पे 60 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पे हम लोग tan थीटा में चलेंगे, नीचे वाला को हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो एक बार हम लोग चलेंगे tan कितना डिग्री में, 30 डिग्री, एक बार tan 60 डिग्री में। tan 30 डिग्री बराबर h बट्टे एक बार x लिखेंगे 30 डिग्री के लिए, यानी PQR मान लीजिए इसको, PQR में चलने पर इसको हम लोग s मान लेंगे। तो यानी यहाँ पे आएगा मान √1/√3 h बट्टे x, यानी x बराबर में √3 इंटू एच। अब दूसरा हम जब tan कितना लेंगे, अब 60 डिग्री लेंगे, तो 60 डिग्री बराबर में हम लोग लिखेंगे फिर tan यानी लंब बटे कितना, आधार, लंब का मान h1 है तो h1 बटे x, यानी √3 बराबर में h1, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि हाँ तो h1 से h1 बट्टा के नीचे x, एक नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 से जब h1 में गुना हुआ तो h1 बराबर में √3x। हमको ऊंचाई के मान निकालना है, तो ऊंचाई के मान निकालने के लिए हम लोग इसके लिए देखिए इस सवाल में ना कुछ गड़बड़ियाँ हो गया है, फिर से पिक्चर बना करके इसको हल करना होगा, ठीक है। क्या है कि यहाँ पे कुछ एंगल में कुछ गड़बड़ियाँ हुआ है, इसको हटाते हैं, उसके बाद फिर से हम आपको समझाते हैं। चलिए इसको हम लोग हटाते हैं, पहले फिर से इमेज और शुरू से बनाएंगे हम लोग तो सवाल फिर से अच्छे से बन जाएगा। जैसे जैसे सवाल में कहेगा वैसे वैसे हम लोग आकृति पहले बनाते चलेंगे। देखिए कह रहा है कि इस सवाल में जो है ना, है जैसा चीज़ यहाँ पे मिस था, मतलब नहीं होना चाहिए था, एक्स्ट्रा एक शब्द था, इसीलिए हम इसको घस दिए। 30 डिग्री के बगल में है जो है सवाल में, ठीक है। एक मीनार किसी बिंदु पर जो इसके पाद के तल पर, यानी एक मीनार है, ठीक है, पहले आप एकदम अच्छे से समझेंगे। अभी ई मीनार है, क्या है रे? क्या है, मीनार है, एक मीनार है, ठीक है। हम लोग लिख भी देते हैं मीनार। कह रहा है कि ये जो मीनार है ना, इसका पाद तल ये ना है, पाद का मतलब जड़ी, तो तल मतलब नीचे का जो मतलब बेस जो है, तल भूमि का तल, तो ये नीचे तल हो गया। ये किसी बिंदु से, किसी बिंदु यहाँ लिखा हुआ है एक मीनार किसी बिंदु पर जो उसके पाद तल पर ही 30 डिग्री का, पाद तल मतलब उसी पाद तल क्षैतिज रेखा पे कहीं ना कहीं क्या डिग्री का कोण बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। अब कह रहा है कि इसी बिंदु से, यानी जो 30 डिग्री कोण बनाया है, इसी बिंदु से एक जो बिंदु है, मतलब कि एक ऊपर सीधी रेखा जाएगी h ऊंचाई पर। चलिए हम लोग यहाँ पे करा इसी बिंदु पर, ठीक है, इसी बिंदु जहाँ पे 30 डिग्री कोण बनाया, इसी बिंदु पर h ऊंचाई, कितना ऊंचाई,
एच का और थोड़ा खड़ा कर लेते हैं। एच ऊंचाई यहाँ कर रहा है, एच मीटर ऊंचाई, एच मीटर ऊंचाई दूसरे बिंदु से मीनार के पाद, तो मीनार यहाँ पर है, तो मीनार के पाद मतलब ये ना जड़ी, यहाँ पे जड़ी, जैसे पी बिंदु दे देते हैं नाम अभी, तो यहाँ जड़ी हो गया। इसका अवनवन कोण कितना बन रहा है? 60। तो यानी यहाँ पर 60 कोण बन रहा है। अवनवन कोण कितना बन रहा है? कोण 60। तो इसके लिए हम लोग एगो रेखा यहाँ से यहाँ तक पहले खींचेंगे। यहाँ पे कितना कोण बन रहा है इसके पाद से, मीनार के पाद से? मीनार हम लोग दे देते हैं पी क्यूब, यहाँ क्यूब दे देते हैं, यानी पी क्यू जो है ना, यानी क्यू पी ये मीनार है। तो इसी के जड़ी से 60 डिग्री का कोण, कोई दूसरा जो बिंदु से जो एच मीटर ऊंचा था कोई ऐसा बिंदु है, या हो सकता है कि मीनार से भी बड़ा कोई चीज़ हो, पहाड़ हो या कोई बिल्डिंग हो, तो उसका मतलब अवनवन कोण तो ऊपरी शीर्ष पे बनता है, इसके पाद से कितना डिग्री बन रहा है? 60। तो यहाँ एकांतर कोण के हिसाब से जब ऊपर 60 बना है तो नीचे यहाँ कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, अब इसका ऊंचाई तो एच दिया है, जो पता नहीं कि ये मीनार है कि भवन है कि क्या है, इसका ऊंचाई दिया है एच मीटर, आप सवाल में ही देखेंगे। लेकिन मीनार का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, यहाँ पे मीनार का ऊंचाई ये नहीं दिया है, तो मीनार का ऊंचाई को हम लोग मान लेंगे H1। क्या मान लेंगे? H1। दूसरा है H, तो एक मान लेंगे H1। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे tan थीटा में। tan 31 डिग्री में जब हम लोग चलेंगे, बड़का त्रिभुज है जिसका नाम हम दे देंगे P है, तो यहाँ पे R, यहाँ पर S, यानी RPS में। किस त्रिभुज में? RPS में। तो RPS में चलने पर लिख भी देते हैं, आपको समझने के लिए आसानी होगा। त्रिभुज RPS में चलने पर हम लोग tan कितना डिग्री में चलना होगा RPS के लिए? RPS के लिए R और P और S के लिए, और नीचे वाला भुजा को हम लोग x मान लेंगे। तो 60 डिग्री RPS के लिए, देखिए ध्यान से देखिए, बड़का त्रिभुज उसमें 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे हम लोग कथी बटे कथी लिखेंगे बताइए? अब लिखेंगे हम लोग इसमें लंब बटे आधार। तो लंब का मान h है और आधार का मान क्या है? x है, और √60 का मान होता है √3, यानी h बटे x, यानी नीचे 1 छुपा हुआ है, x से h में गुना होगा, तो यानी h बराबर रूट में 3x। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे, अगर x का मान अगर निकालते हैं, h का मान निकालेंगे तो √3x होगा, x का मान निकालेंगे तो होगा h बटे √3। ठीक है, अब हम लोग दूसरा त्रिभुज में चलेंगे। अब चलेंगे त्रिभुज छोटका वाला में, नीचे जो 30 डिग्री है मीनार वाला में, PQS में, PQS में। अब इसमें भी tan थीटा हम लोग जब चलेंगे, tan तो इसमें 30 डिग्री ले आएगा। देखिए छोटका त्रिभुज में एंगल 30 बन रहा है, तो यहाँ पे P बटे B, तो P का मान H1 है। ठीक है, और नीचे B का मान x है। अब यहाँ पे 30 डिग्री का मान जो होगा वो 30 डिग्री का मान होगा 1/√3 H1 बटे x। जब क्रॉस गुना हम लोग करेंगे तो x से जब 1 में गुना होगा तो x, और H1 से जब रूट में गुना होगा 3 में तो √3 H1। हमारा मान क्या निकालना था? हमको मान निकालना था H1 का, H1 यानी मीनार की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई H1 माने थे। तो हम लोग H1 को जब खाली करेंगे तो होगा x बट्टा के नीचे कितना? √3। x का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना है? x का मान है h बट्टा √3, h बट्टा √3। तो यानी H1 बराबर में x बट्टा के नीचे √3, और इस x के जगह पे जब हम मान रखेंगे, x के जगह पे जब मान रखते हैं, चलिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1/√3 गुने बगल में x लिख सकते हैं इसके लिए, तो x बगल में इसका मान h बटे कितना लिखाएगा? √3। ठीक है, h बटे √3, तो √3 में जब गुना होगा यहाँ पे √3 और √3 में, यहाँ पे H1 है, ये h नहीं समझिए, H1 है, यहाँ जो मान रखें अभी h में रखें, तब अपना मान ऐसा प्राप्त होगा h बटे √3, h बटे √3 में गुना होगा, सॉरी 3 में गुना होगा, रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी 3, यानी h बटे 3, तो यानी h बटे 3 मीटर H1 का मान आ जाएगा। आप इसको गौर से देखिए, गौर से H1 का मान, यानी मीनार की ऊंचाई H1 का मान h बटे 3 आएगा, √3 में भी गुना होगा। तो चलिए 18 नंबर सवाल के लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका h बटे 3, यानी C नंबर सही उत्तर हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ ना, क्षैतिज का मतलब धरती के साथ जो है, यानी 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ करीबन 100
यानी 84 मीटर जाता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई निम्नलिखित में से कौन होगी? ठीक है, यानी एक वायुयान है जो हवा में उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा था, ये वायुयान का ऊंचाई हो गया, क्या हो गया? वायुयान की ऊंचाई, ठीक है, ये कभी भी ऊंचाई सीधा वाला रेखा में रहता है। अब इसके बाद कह रहा है कि ये 30 डिग्री से कोण बनाता है भूमि तल से, तो इसका मतलब है कि यहाँ का कोण 30 डिग्री होगा, ठीक है। अब कह रहा है जमीन से उड़ता हुआ कितना मीटर जाता है? ये जमीन से ऐसे कभी भी वायुयान उड़ेगा, यानी प्लेन जब उड़ेगा वायुयान, तो वो एकदम से 90 डिग्री पे नहीं उड़ेगा। हेलीकॉप्टर उड़ेगा तो 90 डिग्री पे उड़ेगा, क्योंकि वो जहाँ पे लैंड करता है हेलीकॉप्टर, जहाँ पे अपना मतलब कि लैंड करता है, तो उसके एकदम 90 डिग्री पे सीधा उसका पंखा नचते हुए ऊपर एकदम सीधा ऊपर जाता है। लेकिन प्लेन जो होता है रनवे पे पहले क्या होता है, रनिंग बनाता है, रनिंग बना करके और ऐसे उड़ता है, मतलब कभी भी 30 डिग्री 60 डिग्री, यानी कभी भी ऐसे ऐसे तिरछा उड़ेगा, ऐसे ऐसे तिरछा उड़ेगा, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि ये जो है यही है दूरी, क्या, अगर हम नाम लिख देते हैं AC मान लेते हैं, अगर नीचे वाला यहाँ B, AC जो है ना ये वायुयान की दूरी होगी, क्योंकि कितना मीटर जमीन से उड़ता हुआ, जमीन से क्या ना पतंग उड़ता है तो वो उसका जो डोरी की लंबाई होता है वो तिरछा कर्ण होता है, उसी प्रकार से 184 मीटर ये हो गया वायुयान की दूरी। अब कहा जा रहा है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई बताना है, तो ये ऊंचाई AB है, तो ऊंचाई AB जो है हम लोग को ऊंचाई ज्ञात करना है और 30 डिग्री पता है, तो चलिए इसके लिए हमको ऊंचाई AB जो है यहाँ से यहाँ तक को हम क्या कहते हैं, P कहते हैं, परपेंडिकुलर, एक हम ऊंचाई H मान लेते हैं। यानी हमको लंब निकालना है और कर्ण पता है, तो लंब कर्ण के चर्चा साइन में है, इसलिए साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे H/184, H/100, कर्ण का मान 184, ठीक है। और इसका मान होगा 1/2 बराबर H/184, 84 2 से कट जाएगा 184, 9 2 और 92 मरतबे, यानी जब इसके नीचे 1 है तो 1 में जब H में गुना होगा तो H होगा, और 1 से 92 में गुना होगा तो 92 होगा, यानी 92 मीटर, यानी हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऊंचाई का, वायुयान का ऊंचाई का सही उत्तर होगा 92 मीटर, यानी 19 के लिए सही उत्तर B हो जाएगा। हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से इतनी गुनी है, तो इस तरह के सवाल हम बहुत सारे देख लिए हैं, खैर फिर से एक सवाल है तो देखना पड़ेगा ना। चलिए, कह रहा है एक स्तंभ, तो ये स्तंभ हो गया, स्तंभ, ठीक है, ये स्तंभ है खड़ा वाला, कभी भी स्तंभ मतलब खंभा, यानी कभी भी स्तंभ जो है वो एकदम से सीधा खड़ा होगा ना, तो सीधा है। अब कह रहा है इसका सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, मतलब इसका परछाई जो होगा स्तंभ का, यहाँ वाला उन्नयन कोण, यानी यहाँ जिसको हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि स्तंभ की छाया की लंबाई, तो छाया तो नीचे होता है, स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, √3 गुनी है, तो यानी इसका मान ऊंचाई अगर H है तो इसका मान H के गुनी है, √3 गुनी, कितना गुनी, √3 गुनी H से, यानी उसी ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ की ऊंचाई से ही कथी है उसके छाया की लंबाई H गुने √3 गुनी है। चलिए लिख लिए हम लोग। अब इसके लिए बहुत ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि इसमें डिग्री एंगल बताना है कि कितना डिग्री इसका उन्नयन कोण है। तो आप देखिए यहाँ पे जो H हमको स्तंभ की जो लंबाई मतलब हमको मतलब जो माने हैं, चाहे आप पता है कि हम इसके अनुसार जो सेट किए हैं, तो यानी ये हमको लंब और आधार की चर्चा है, यानी tan थीटा पे हम लोग चलेंगे। लंब आधार की चर्चा हो tan थीटा पे चलेंगे, और लंब और कर्ण की चर्चा हो साइन पे चलेंगे, और आधार और मतलब कर्ण की चर्चा हो तो कॉस पे चलेंगे। तो बस यही रहता है, और इसमें जो और 3 फार्मूला है उसका यूज नहीं होता है, साफ होता ही नहीं। आप कर सकते हैं करने के लिए, पर आप नहीं करिए तो बेटर रहेगा, जो आसानी से मतलब tan और साइन कॉस पे ही बन जाता है, तो आपको उसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू H/H गुने √3, नीचे ऊपर लंब H का मान, लंब का मान यानी H, और आधार का मान नीचे क्या लिखेंगे H गुने √3, H से H कट जाएगा, यानी tan थीटा बराबर 1/√, कितना होगा 3, tan थीटा बराबर 1/√3। अच्छा 1/√3 tan थीटा कितना का मान होता है, यानी tan थीटा कितना का मान, tan थीटा 30 डिग्री का मान होता है, इसीलिए थीटा का मान क्या होगा 30 डिग्री, थीटा का मान यहाँ पे कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, ठीक है। चलिए 21 नंबर सवाल के लिए हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग न भूमि तल, यानी भूमि तल के संपर्क में है, और कह रहा है AC सीधी है यदि, ठीक है, पहले हम लोग इसका पिक्चर बनाते चलेंगे, आसान सवाल है ये। यानी एक दीवार है, ठीक है, और कह रहा है कि AC सीधी है, तो कभी भी जो सीधी है वो तो तिरछा ही इस पे ना खड़ा होगा,
तो ये ए सी पक्का हो गया। नहीं ए, अब ये कहाँ लिखना है, सी लिखना कहाँ है, ये भी देखना होगा। बी भाग संपर्क में है, भूमि के संपर्क में है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो ए पक्का ऊपर है और बी नीचे है। क्यों? क्योंकि कह दिया ना ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो दीवार पहले आप ए बी बनाएंगे ना, अब बी को नीचे दर्शाएंगे इसलिए क्योंकि कह दिया ना कि बी भाग भूमि तल पे है यानी नीचे है। चलिए, तो मतलब ऑटोमेटिक यहाँ सी होगा। अब एंगल जो ए पे कह रहा है कितना डिग्री का है, ए पर, ए बी ए सी का मतलब ए पर, ए बीच वाला के लिए एंगल होता है, जो ए है इसके लिए 30 डिग्री। यहाँ का कौन दे रहा है 30 डिग्री। अब कह रहा है कि ए सी आपको दे रहा है 3 मीटर, तो बी सी जो है ना ये ज्ञात करना है। कितना? बी सी हमको क्या ज्ञात करना है, बी सी नीचे वाला भुजा व्हाट, ये ज्ञात करना है। तो देखिए एंगल हम लोग को ऊपर दिया हुआ है, तो ऊपर दिया हुआ है तो जो दीवार है ना ये लंब है पर आधार का काम करेगा, क्योंकि कभी भी एंगल जो बनाता है वो कभी भी एंगल जो बनता है यानी वो कथी के सहायता से बनता है, आधार और कर्ण की सहायता से ना। तो आप एक भी ये भी कर सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में टोटल कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो जब एक 30 पता है, यहाँ 90 पता है, तो पक्का यहाँ क्या होगा 60 डिग्री। तो उससे भी बना सकते हैं आप। चलिए 60 डिग्री हम लेकर बनाते हैं, इतना आसानी पड़ेगा क्योंकि ये लंबे रह जाएगा और आधार आधार रह जाएगा। नहीं तो अगर ऊपर जब एंगल बनेगा तो आपको लंब को आधार मानना होगा और नीचे आधार को लंब थोड़ा देर के लिए मानना होगा। लेकिन जब नीचे से 60 हम इसके लॉजिक से लिख लिए हैं, कोनों के योग के लॉजिक से, त्रिभुज के यानी तीनों कोनों का मान जो 180 डिग्री होता है उसके हिसाब से, तब नीचे आधार हम लोग मानेंगे। ठीक है, अब बताइए आधार हमको पता करना है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार पता करना है। तो इसके लिए तो कॉस थीटा का हम लोग प्रयोग करेंगे। कितना डिग्री? 60 डिग्री बराबर लंब यानी बी सी आधार यानी बी सी है, बी सी बटे ए सी का मान 3 मीटर और 60 का मान कॉस 60 का मान 1/2 और बी सी बटा के नीचे 3 क्रॉस गुना करेंगे तो 2 बी सी बराबर 1 में 3 से गुना होगा तो 3 यानी बी सी बराबर 3/2। जब इसको भाग देंगे तो 1.5 मीटर आएगा यानी 1.5 मीटर। कितना आएगा? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, इसीलिए का इसके लिए सही उत्तर डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में हम लोग चलेंगे। करा एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री है, यानी 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। यानी एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, यानी एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 15 मीटर की यानी दूरी पर 30 डिग्री को 30 डिग्री है। ठीक है, पहले हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको पहले मीनार एक बनाएंगे, तो एक सीधा सा मीनार बना लिया हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे मीनार। ठीक है, एक हम सीधा मीनार बना लिए और कह रहा है कि कितना मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी पर, 15 यानी 15 मीटर की एक बिंदु है, दूरी है, 15 मीटर की दूरी पे 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। 15 मीटर के एक बिंदु है यानी पी मान लेते हैं कि इस पाद बिंदु क्यू से 15 मीटर की दूरी पर स्थित है जहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब मीनार की ऊंचाई बताना है, तो पी क्यू आर, तो इसको आर मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई यानी हमको आर क्यू बताना है, आर क्यू। तो हमको आधार पता है, इसका मतलब मीनार की ऊंचाई बताना है, इसको एच मान लेते हैं। तो यानी हमको लंब बताना है, तो लंब बताना है, हमको आधार पता है, तो लंब आधार की चर्चा tan में, तो tan 30 डिग्री बराबर h बट्टे यानी लंब बट्टे 15, 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर h बट्टे 15, क्रॉस गुना करेंगे तो √3h बराबर 15 यानी h बराबर 15/√3। अगर 15/√3 कहीं पे है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लोग इसको परिमेयकरण करा देंगे। तो √3 बट्टा के नीचे √3 परिमेयकरण हो जाएगा, तब आएगा 15 √3 ऊपर और नीचे √3 में गुना होगा तो नीचे 3 से कट जाएगा 15, 5 मरतबे, यानी अपना उत्तर आएगा, अपना सही उत्तर यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे यानी 5 रूट कटने के बाद 5√3 मीटर। 5√3 मीटर कहाँ है? डी में है, डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी यानी मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है और जब सूर्य का उन्नयन कोण यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो छाया x मीटर छोटी हो जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, इसके लिए फिर आकृति हम लोग को बनाना ही होगा। यानी एक ठीक है मीनार है, ठीक, अब ये 100 मीटर का मीनार है, 100 मीटर इसकी ऊंचाई हाइट है, इसका उन्नयन कोण 30 से 45 हो जाता है, मतलब
यानी पहले इसका जो उन्नयन कोण था वो था 30 डिग्री। कितना था? 30 डिग्री। देखिए कभी भी एंगल जो बोलेगा कि इतना से इतना हो जाता है 30 से 45, तो आप छोटा वाला एंगल को ही पहले लिखेंगे, 12 वाला को नहीं लिखेंगे। ऐसे भी पहले 30 डिग्री है ना, तो पहले तो आप ही लिखेंगे। और जब 45 हो जाता है मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, इसके पीछे ही घटेगा, पीछे घटेगा, तब तो छाया घट के हो जाती है कितना, x मीटर है, कहा ना। यानी कहने का मतलब यह है कि जब ज़्यादा सूता हुआ जो रेखा रहेगा वो ज़्यादा कम एंगल बनाएगा ना, तो इसका मतलब 45 डिग्री यहाँ पे आ गया होगा। यानी हम लोग लिखेंगे एक पी क्यू आर। इसका मतलब x मीटर जो छाया घट गया है ये वाला घट के कम गया होगा, इतना घट गया होगा। यानी पी क्यू जो छाया है इतना कम हो गया होगा। अब जो छाया बचा, अब बच गया होगा 45 डिग्री पर, कितना छाया बच गया होगा, पी आर। यही निकालना है हमको, यही निकालना है, नहीं x का मान निकालना है, निजी वाला x का मान। चलिए तो हम लोग इसको मान लेते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी दिया नहीं है, मीनार की ऊंचाई दिया, इसको हम मान लेते हैं y। ठीक है, ये पी आर को, ये 100 दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग s लिख लेते हैं। तो त्रिभुज, दो गो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में चलना होगा। हम लोग पहला त्रिभुज में चलेंगे 45 डिग्री वाला में, यानी हम लोग लिखेंगे एस पी आर त्रिभुज में चलने पर। ठीक है, तो tan 45 डिग्री लिखेंगे बराबर, यानी 100 बट्टा के नीचे यानी लंब बटे आधार, तो लंब का मान 100, आधार का मान y, 45 का मान होता है 1, यानी 100 बट्टा के नीचे y, यानी 1/1 होगा। यानी यहाँ से जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो y का मान आएगा 100 मीटर। ठीक है, अब हम दूसरा त्रिभुज में चलेंगे, तो अब त्रिभुज बड़का वाला में चलेंगे एस आर क्यू में। ठीक है, इसमें जब हम लोग चलेंगे तो tan हमको कितना डिग्री, मतलब यहाँ पे हमको 30 डिग्री है ना, हाँ बड़का त्रिभुज में 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री बराबर, फिर लंब हमको 100 मीटर है, और आधार जो है तो अब बढ़ जाएगा। यहाँ छोटका त्रिभुज के लिए y था, लेकिन बड़े त्रिभुज के लिए x और y दोनों ऐड हो जाएगा, यानी x प्लस y हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना, यानी q से r तक की दूरी। अब इसका मान होता है 1/√3, यानी 100/x प्लस y, क्रॉस गुना होगा, यानी x प्लस y, एक में जब x प्लस वाई से गुना होता है इतना, और इन्हें होगा 100√3। ठीक है, अब हमको मान क्या निकालना था, हमको मान निकालना था क्या, यहाँ पे x का मान निकालना था। तो y का मान यहाँ पे 100 है, ये वाला 100 मान हम लोग x प्लस वाई वाला में बैठा देंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ छोटा सा जगह बचा हुआ है, यहाँ पे हल करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आकृति के ऊपर, यानी यहाँ x प्लस वाई था ना, हम लोग y के जगह पे जब मान बैठाएंगे तो ऐसा दिखेगा x प्लस 100, y का मान यहाँ से हम लोग 100 निकाले हुए हैं, 100 बराबर में कितना, 100√3। अब हम x का मान निकालना है तो उसको उधर भेज देंगे, तो पहले से है 100 और रूट का 3 और माइनस का चल जाएगा 100, तो यानी जब इसमें से 100 कॉमन होगा, 100 कॉमन हो जाएगा तो रूट का 3 और माइनस का 1 बचेगा। देखिए हम बता देते हैं कहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। जब 100 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा रूट का 3 और माइनस का 1। आप घर पे भी हल करेंगे इस कॉपी में इसको अच्छे से, स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है। तो 100√3 माइनस 1 कहाँ पे है, 100 इंटू √3 - 1, यहाँ सी नंबर में है, इसलिए सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, सी। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। कह रहा है 2 आदमी एक दूसरे के a मीटर दूरी पर है और एक की ऊंचाई दूसरे के ऊंचाई की दुगुनी है, और यदि दोनों आदमी को मिलाने वाली रेखा मध्य बिंदु से कोई प्रेक्षक, यानी प्रेक्षक का मतलब कोई निरीक्षक करने वाले, जांच करने वाले जो हैं, वो दोनों आदमी को देखता है देखता है तो उनके उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं, यानी और वह सबसे छोटे आदमी की ऊंचाई बताना है। तो 2 आदमी है, यानी एक बड़ा है, कोई एक आदमी है जो थोड़ा बड़ा है, एक आदमी छोटा होगा कोई, इसमें एक हम छोटा एक बड़ा आकृति बनाएंगे। ठीक है, ये बड़ा वाला ले लिए, तो एक छोटा वाला हम लोग ऐसे बना लेंगे। अब ये दोनों आदमी खड़ा होगा तो कहाँ खड़ा होगा, आधार, यानी धरती पे ही खड़ा होगा ना, तो नीचे बेस आधार बनाएंगे। अब कह रहा है कि दोनों का कोण जो पाया गया वो पूरक पाया गया। ठीक है, लेकिन किस बिंदु पर, तो मध्य बिंदु, इस दोनों मिलाने वाली जो दोनों के बीच के जो दूरी है, ठीक है, इसके बीच की दूरी, यानी इसके बीच की दूरी मध्य बिंदु यहाँ, ठीक है, अगर P मान लेते हैं, इस पर पूरक पाया गया, यानी इसका होगा थीटा कोण। ठीक है, तो इसका जो आएगा इसका होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, ये पूरक कोण पाया गया, एगो थीटा डिग्री, एगो थीटा डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, ये कोण पाया गया। अगर हम लोग
एस, पी है तो क्यू, ओ, सब कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि यानी दोनों आदमी एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है, ए मीटर की दूरी पर दोनों आदमी, ठीक है, ए मीटर की दूरी, यानी एस और क्यू पर आदमी खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ए मीटर, यहाँ ए मीटर की दूरी पे खड़ा है, कितना मीटर, ए मीटर। अब यहाँ पे जो है हम लोग ए मीटर यहाँ पे साफ साफ लिख देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है दोनों आदमी के बीच की ए मीटर है। अब बीचों बीच जो मध्य बिंदु, उस पर जो पूरक कोण पाया गया, मध्य बिंदु वाला जो बात बोला है ना, यहाँ पे एक पॉइंट छुपा हुआ है कि मध्य बिंदु का मतलब होता है कि एकदम आधे आध पे बांटना, तो यानी a/2 लिखाएगा, यानी एक ई वाला जो रेखा होगा a/2 होगा, ये भी a/2 हो जाएगा, यानी आधा आधा। देखिए कभी भी मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का कोई अगर रेखा है तो उसको आधा मध्य बिंदु पे काटेगा तो 5-5 में बढ़ जाएगा ना, आधा तक 10/2 और 10/2 यानी 10/2 और 10/2 करेगा तभी तो 5-5 आएगा ना। तो यहाँ तो 10 जैसा मान नहीं है, ए है तो a/2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे दोनों भुजा के लिए। अब हमको बताना है क्या, छोटे आदमी की ऊंचाई। तब चलिए छोटे आदमी की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, और इसका मान वाई, यानी बड़े आदमी की ऊंचाई वाई। अब दोनों त्रिभुज में हमको चलना होगा, पहले तो चलना होगा त्रिभुज किसी में भी चल सकते हैं, त्रिभुज ओ क्यू पी में, ओ क्यू पी में आप खोजेंगे कहाँ पे, ओ क्यू पी, यहाँ पे ओ ओ क्यू पी में चलने पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे tan 90 डिग्री, क्योंकि में 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब का मान है y, आधार का मान a/2, ठीक है। अब जैसे 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ है तो ये हो जाएगा cos थीटा बराबर y बट्टा के नीचे a/2, ठीक है। एक हम लोग समीकरण 1 मानेंगे। अब दूसरा त्रिभुज में चलने पर, जैसे त्रिभुज में चलेंगे, अब कौन त्रिभुज में, इधर वाला लेफ्ट वाला त्रिभुज में, यानी और त्रिभुज आर एस पी में चलने पर, ठीक है, इसमें tan हम कितना लेंगे, tan थीटा है एंगल, tan थीटा लेंगे, और इसमें है लंब का मान x और नीचे आधार का मान a/2 है। अब इसको समीकरण हम लोग कितना लिखेंगे, 2। समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, क्योंकि देखिए हम इतना बात लिखेंगे नहीं कि हिंदी में कि समीकरण 1 और 2, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को कथी करने पर, गुना, तो ऐसा चीज प्राप्त होगा cot थीटा गुने tan थीटा, क्योंकि लेफ्ट साइड में दोनों के cot और tan है, और राइट साइड में है y बट्टा के नीचे a/2 गुने x बट्टा के नीचे a/2, ऐसा चीज है। अब हम लोग यहाँ पे 1 प्राप्त होगा हम लोगों को यहाँ से, क्योंकि tan इंटू कॉट इंटू tan 1 होता है, और ये बट्टा के नीचे जो है ना, हम लोग इसको ठीक करेंगे, ठीक है, पहले हम इसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे y/a/2 है, x/a/2 है, कुछ प्रॉब्लम है, यानी देखिए हम लोग एक गलती किए हैं, शायद सवाल में कुछ है, दो मतलब कि दो आदमी एक दूसरे के, एक का ऊंचाई दूसरे के दुगुनी है, यानी एक का ऊंचाई दूसरे के दुगुनी है, एक का ऊंचाई जो है x है, तो मान लीजिए दूसरा का क्या है, दुगुनी है, तो इसमें छोटे आदमी का पूछा जा रहा है, तो दुगुनी है का मतलब तो बड़ा आदमी होगा, तो इसका एक दो गुनी होगा, तो मतलब एक का अगर मान लेते हैं कि x है तो दूसरा का y नहीं मनाएगा, यहाँ जब दुगुनी जैसा बात दे रहा था 2x होगा, उसी के दुगुना है वो, यानी ये इसका ऊंचाई अगर 10 होगा तो इसका 10 दूना 20 होगा, ऐसा। तो यानी हम लोग जहाँ जहाँ y लिखे हैं वहाँ वहाँ हम लोग कर लेंगे 2x, क्या कर लेंगे 2x, ठीक है। यहाँ पर भी y हम लोग किए हैं तो यहाँ पे कर लेंगे 2x, बाद बाकी सभी सही है, यहाँ पे सवाल पढ़ने में मिस्टेक हुआ था 2x। अब इसको हम लोग हल करेंगे, देखिए 2x मेन बट्टा के ऊपर है तो यहाँ पे 2 ऊपर चल जाएगा, a नीचे चला आएगा, फिर गुने यानी x होगा, ठीक है, और फिर गुना के नीचे फिर बटा के नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 2/a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है एक बराबर, यानी x में गुना होगा तो यहाँ 2 सब में गुना होगा, यानी 2 तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है, 8x² अब बट्टा के नीचे a आएगा, a में गुना होगा, नीचे भी a² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बराबर में कितना है, 8²/a², इसको हम लोग क्रॉस गुना कर लेंगे, क्रॉस गुना जब इसी करेंगे हम लोग तो नीचे एक छुपा हुआ है ना, तो 8x² बराबर होगा a²,
तो हमको तो x का मान निकालना है ना, x मतलब छोटे लड़का, छोटा लड़का यानी छोटे लड़के का जो आदमी का जो हाइट था यानी यहाँ, तो हम लोग x माने थे ना, इसका निकालना है। तो यहाँ देखिए 8 को पहले हम लोग भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, यानी a स्क्वायर बट्टे आएगा 8, और जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी a स्क्वायर बट्टा के नीचे आएगा 8। अब रूट से जब इसको हम बाहर निकालेंगे ए स्क्वायर को, तो ए ऊपर निकल जाएगा और नीचे रूट से बाहर 8 निकलता है, तो 2√2 होता है, 2√2। तो ए बट्टे 2√2 देखिए तो एक्स का मान आया नहीं आया कितना, ए बट्टे 2√2, ए बट्टे 2√2 डी में है, इसलिए 24 के लिए डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 की तरफ हम लोग चलेंगे। 25 नंबर सवाल में कह रहा है कि किसी झील की सतह, यानी किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंचाई से स्थित किसी बिंदु से बादल की ऊंचाई है और उस बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, चलिए हम लोग इसके चलिए पहले हम लोग आकृति देख लेते हैं। इसके लिए देखिए, ये सब लॉन्ग टाइप सवाल है, इस सवाल के लिए आप यानी ऑब्जेक्टिव टाइप सब सवाल है ही नहीं, बहुत लॉन्ग टाइप सवाल है, मतलब काफ़ी दूर में ये सब सवाल बनता है। 25 नंबर सवाल के लिए ना आप हम लोग क्या करेंगे, पहले एक आकृति बनाएंगे। क्या करें, किसी झील की सतह से h मीटर की ऊंची झील की सतह, मान लेते हैं ये कुआं, झील मतलब झील है, कुआं नहीं झील है, इसमें पानी है। ठीक है, और इसके कितना मीटर सतह, इसके सतह से कितना मीटर ऊंचे, इसके सतह से कह रहा है कि h मीटर ऊंचे। ठीक है, एक बिंदु है और इसी बिंदु से बादल की ऊंचाई और उस बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है, तो बादल की ऊंचाई क्या होगी, यानी बादल की ऊंचाई। ठीक है, इस सवाल में कुछ टाइपिंग मिस्टेक भी है, जैसे करा उस बिंदु से ठीक है थीटा के कोण बनाएगी ऐसे, यानी कि स्थिति यानी किसी बिंदु से बादल की ऊंचाई सीधा करा, यानी यहाँ पे मान लेते हैं कि बादल है, तो बादल तो ऊंचा ही होगा ना इससे। ठीक है, यहाँ बादल है, तो इससे इसका एंगल के बारे में कहा ही नहीं है। ठीक है, इस सवाल में कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे थीटा के कोण बनाएगी, कितना का कोण बनाएगा, थीटा का। हम इसको फ्रेश बना देते हैं आपको आकृति, इसको हटा करके, यानी ये झील है, इसमें पानी है, इसके सतह से, इसके इस वाले सतह से, ठीक है, h मीटर की दूरी पर ऐसा आकृति बनेगा। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, बादल है, बादल ऊपर, ये बादल है, बादल की ऊंचाई है, बादल की ऊंचाई। ठीक है, ये बादल की ऊंचाई हो गया आपका इधर, और ये जो है आपका h जो है यहाँ पे h मीटर जो दिया हुआ था ऊंची है, स्थित क्या है, ये झील की सतह से कोई बिंदु स्थित है, इसको हम P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, नीचे वाला बिंदु को हम लोग R मान लेते हैं, इसको हम लोग S मान लेते हैं यहाँ वाला बिंदु का। ठीक है, तो इसको हम ऐसा बनाएंगे तो एक ऐसा आकृति बनेगा। अब यहाँ पे थीटा का कोण बनाती है, यहाँ कितना थीटा, और इस पे इसी बिंदु पर, उसी सतह वाला बिंदु जो झील के ऊपरी सतह पे जो P बिंदु है, उस पर अवनमन कोण, प्रतिबिंब का अवनमन कोण कितना बन रहा है। प्रतिबिंब का मतलब हो गया, इस पानी जब है, पानी में भी प्रतिबिंब बनता है ना, जैसे ऐनक में बनता है, तो नीचे होगा, यानी यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है इसके पानी के अंदर जो बन रहा है, इसका अवनमन कोण। तो अवनमन कोण के लिए हम यहाँ डॉट 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 यहाँ नीचे पे यहाँ कितना हम कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का आगे 45 डिग्री। चलिए 45 डिग्री हम लोग का नीचे कोण जो बनने वाला है, यहाँ बनेगा कितना, 45 डिग्री, लेकिन एकांतर कोण से यहाँ का कोण कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब इस सवाल को हम लोग हल करेंगे। देखिए सबसे पहले चलेंगे हम लोग त्रिभुज पी क्यू, इसको हम लोग आर माने हैं, इसको हम लोग एस माने हैं, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। तो त्रिभुज चलेंगे पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में, सबसे ऊपर वाला पहले त्रिभुज में। तो इसमें चलने पर टैन थीटा पे जब चलेंगे तो टैन थीटा बराबर, इसको यहाँ से यहाँ तक जो क्यू से लेके जो ओ तक की दूरी है, ओ तक की दूरी, क्यू से ओ की दूरी, इसको हम लोग एच मान लेते हैं। और इसका ऊंचाई जब यहाँ एच दिया हुआ है, इसको एच नहीं मान करके हम लोग को वाई मानना होगा, क्योंकि यहाँ नीचे का ऊंचाई कितना दे रहा है आपको, एच दे रहा है, तो इसको वाई मान लेते हैं। इसको ऊंचाई क्या होगा, एच, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या होगा, एच होगा। ठीक है,
इस आकृति को आपको शायद समझ में आता होगा, तो हम इसको रुक जाइए। ऐसा कीजिए कि आप जो है ना, इसके लिए अलग से हम पेपर पे अच्छे से बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि लॉन्ग टाइप सवाल है, ये सब सवाल आपको सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। आपको इतना स्पेस में ये सवाल बनेगा ही नहीं। हम हटा करके इसको आगे वाला स्पेस में हम बनाते हैं इसको। चलिए इधर आते हैं, खाली स्पेस में देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर सवाल के लिए क्या कहा है, 25 नंबर सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें आकृति बोला है, आकृति के बारे में कहा है। आकृति हम लोग सबसे पहले बनाएंगे कि एक जो झील है, ठीक है, इस झील के सतह, मान लेते हैं ई वाला सतह हुआ, सतह के कुछ एच ऊंचाई, एच मीटर ऊंचाई बिंदु पर, यानी इस बिंदु मान लेते हैं पी, इस पर उन्नयन कोण बना रहा है कितना डिग्री, थीटा डिग्री। कितना डिग्री, थीटा डिग्री। और इसको बादल की ऊंचाई मानेंगे। इस पर बादल है, ये बादल के ऊपर का हाईएस्ट पॉइंट हो गया, यानी बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई, ये क्या है, बादल की ऊंचाई है, ठीक है। तो हम लोग इसको बादल की ऊंचाई को यहाँ पे पहले डॉट 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 में एक रेखा हम ऐसे देंगे, ठीक है। यहाँ पे थीटा का कोण बन रहा था, और यहाँ जब एच है तो आमने सामने के भुजा जब आया था तो उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग एच मीटर यहाँ भी लिख सकते हैं। अब इसको जब नीचे वाला को एक्स मानेंगे तो ये वाला भी सॉरी एक्स लिखाएगा, ठीक है। नीचे वाला जब एक्स मानेंगे तो ऊपर वाला भी क्या लिखाएगा, एक्स लिखाएगा। अब नीचे जो कह रहा है कि ये बादल का मतलब कि जो प्रतिबिंब है पानी के अंदर यानी झील के अंदर बन रहा था, तो ऐसा पिक्चर बनेगा। झील के अंदर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। झील के अंदर इसका कथी बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। और इस पर अवनवन कोण यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ बन रहा है कितना डिग्री का अवनवन, 45। तो एकांतर कोण के लॉजिक से यहाँ पी बिंदु पे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो इसका ये जो एच यहाँ पे दिया हुआ था, एच था, यहाँ पे हम इसका वाई मान लेते हैं। इसको हम रखेंगे आर, इसका नाम रखेंगे क्यू, इसका मान रखेंगे एस, ठीक है। और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, टी नाम रख देते हैं यहाँ वाले बिंदु का। अब इसमें कह रहा है कि आप उसमें सवाल में कह रहा था कि यानी आप, हाँ, यानी प्रतिबिंब के अवनमन कोण 45 है और इसमें एच मीटर दे रहे हैं, तो इसमें क्या निकालना था। चलिए सवाल की तरफ थोड़ा देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि उस बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण 45 दे रहे हैं, तो बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है, बादल की ऊंचाई। तो बादल की ऊंचाई तो हमको एच मीटर पता ही है, एच मीटर पहले से कुछ उसका, जैसे यहाँ पे, और बादल की ऊंचाई एक वाई माने हैं, तो एच और वाई का मान आ जाए तो हम लोग लिख पाएंगे। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं। यहाँ पे सबसे चलेंगे पहले त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज में, यानी ऊपर वाला त्रिभुज, इसका थीटा कोण पता है, यानी त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में, आर पी क्यू में जब चलेंगे तो टैन टैन थीटा बराबर, यहाँ पे लंब का मान y माने हुए हैं तो y बट्टा के नीचे x लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, चाहे समीकरण इसको यहाँ पे मान सकते हैं, चाहे x बराबर चाहे y बराबर यहाँ से मान की जरूरत पड़ेगा तो कुछ भी का मान यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे। चलिए जिस वक्त हम लोग जरूरत पड़ेगा उस वक्त लिख लेंगे। समीकरण इसको एक यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम लोग दूसरा अब त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज नंबर दूसरा नीचे वाला जिसमें 45 का कोण बन रहा है, तो इसका 90 यहाँ बन रहा है, ठीक है। अब चलेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में। आप ध्यान से देखेंगे उल्टा त्रिभुज जो है नीचे प्रतिबिंब वाला त्रिभुज, इसमें चलने पर, इसमें जब tan 45 लिखेंगे हम लोग, tan 45, तो इसमें क्या लिखेंगे, लंब का काम कर रहा है, देखिए लंब, देखिए अब जो टी बिंदु से, टी बिंदु से आर बिंदु तक, टी बिंदु से आर बिंदु तक जो पहाड़ की ऊंचाई है, वही ऊंचाई इस प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब उसका मान लीजिए कि अगर 5 फीट के कोई आदमी है तो उसका पानी में जो इमेज बनेगा तो उसी 5 फीट आदमी का इमेज बनेगा ना, यानी प्रतिबिंब बनेगा। तो उसी प्रकार से बादल की ऊंचाई वाई और एच है, एच मीटर, तो यानी वाई प्लस एच मीटर जो है इसका प्रतिबिंब का ऊंचाई हो जाएगा इतना मीटर, ठीक है, वाई प्लस एच मीटर। तो हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे नीचे वाला त्रिभुज के लिए जो ये ऊंचाई होगा पूरा कितना होगा आपका, यहाँ टी से लेके एस तक का ऊंचाई होगा आपका वाई प्लस एच मीटर, और एच मीटर ऊपर वाला क्यू से लेके कहाँ, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, क्यू से लेके टी तक का ऊंचाई हो जाएगा आपका कितना मीटर, एच मीटर।
और बट्टा के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो आधार, आधार नीचे इसके भी x लिखाएगा। अब यहाँ 45 tan 45 का मान 1 होगा और ऊपर y प्लस 2h होगा, नीचे x। अब देखिए यहाँ पे इसको समीकरण हम 1 नहीं मानेंगे बल्कि समीकरण 1 से मान रखेंगे, क्योंकि इसमें मान की जरूरत है समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से यानी मान रखने पर, ठीक है। तो इसमें किस चीज़ का मान रखेंगे, तो इसमें आप देखिए जैसे y का मान रखेंगे तो tan x में आएगा, x का मान रखेंगे हम लोग तो tan y आएगा। चलिए हम लोग इसको आसानी जिसमें हो, यानी y यानी tan थीटा के नीचे 1 छुपा है तो 1 में y में गुना होगा तो कितना होगा, y बराबर में tan x, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो है पहले यहाँ पे क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो x बराबर में y प्लस में 2h, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग मान बैठाएंगे, ठीक है। x का मान जब बैठाएंगे यहाँ पे x का मान, तो यहाँ इस समीकरण x है, तो x के मान के लिए होगा y बट्टा के नीचे tan थीटा, y बट्टा के नीचे tan थीटा और y प्लस 2h। अब इसको क्रॉस गुना करा लेंगे, ठीक है। एक नीचे 1 छुपा हुआ है तो क्रॉस गुना होगा, तो यानी y एक से y में गुना होगा, तो यानी y बराबर y tan थीटा और प्लस का 2h tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे y जाति और y जाति इस साइड में है तो y जाति को हम लोग इधर लाएंगे, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी y माइनस y tan थीटा बराबर 2h tan थीटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ना y का मान निकालेंगे, वहाँ y कॉमन लेंगे भले, तो 1 माइनस tan थीटा कॉमन, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो होगा 2h tan थीटा, ठीक है, इधर आएगा। जब हम लोग इसको खाली करेंगे, यानी y का मान निकालने के लिए जब हम लोग इसको हटाएंगे, यानी 1 माइनस tan को, तो ये ऐसा प्राप्त होगा, यानी y बराबर 2h tan थीटा बट्टा के नीचे आ जाएगा माइनस 1 माइनस tan थीटा, ठीक है। अब ये y का मान आया, हमको निकालना क्या था, हमको मान निकालना था हाँ y और h दोनों का मान। देखिए तब ना आएगा पूरा बादल की ऊंचाई, क्योंकि बादल का ऊंचाई जो है T बिंदु से लेके, यानी इस झील की सतह से लेके R बिंदु तक बादल की ऊंचाई है, यानी बादल की ऊंचाई y प्लस h निकालना है। बादल की ऊंचाई बराबर क्या होगा, h प्लस y होगा बादल की ऊंचाई, h प्लस y। गौर से फिर से एक बार पिक्चर में देखिए T बिंदु से R बिंदु तक बादल की पूरा ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक बादल की ऊंचाई है, तो क्या होगा, यानी h प्लस y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख सकते हैं बादल की ऊंचाई बराबर में h जो है h रहेगा, y का मान जो अभी प्राप्त किए हैं 2h इंटू tan थीटा और बट्टा के नीचे प्राप्त क्या किए हैं 1 माइनस tan थीटा। हम लोग इसको बट्टा के क्या बनाएंगे, जोड़ बनाएंगे, यहाँ पे बट्टा के जोड़, h इंटू 1 माइनस tan थीटा प्लस 2h tan थीटा बट्टा के नीचे 1 माइनस tan थीटा, एलसीएम हो जाएगा, इसके नीचे h के नीचे 1 छुपा हुआ है इस आधार पे, ठीक है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा और हल करना है, हल करते हैं। अब यहाँ पे जो है h से अंदर गुना कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना h माइनस 1 में जब h से गुना होगा, h से जब tan थीटा में गुना होगा तो h tan थीटा प्लस का पहले से है 2h tan थीटा बट्टा के नीचे 1 माइनस tan थीटा। अब इसमें देखिए h tan थीटा 2h tan थीटा दोनों जाती है, तो 2 में से 1 घट जाएगा, यानी h tan थीटा घट जाएगा, तो बचेगा h प्लस का h tan थीटा बट्टा के नीचे 1 माइनस tan थीटा, यानी जब इसमें हम लोग h कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस tan थीटा बट्टा के नीचे 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए ऑप्शन में जो यहाँ पे था, खैर सवाल बहुत भारी था, मतलब ऑप्शन में हमको है h tan थीटा, h cot थीटा, h tan थीटा, h tan थीटा,
और 45 प्लस थीटा, ऐसा करके 45 माइनस थीटा। देखिए हम लोग देखते हैं इसको, तब यहाँ पे सवाल अब बन चुका है। बस कुछ चीज़ की जानकारी और हम लोग को चाहिए। जैसे देखिए सवाल में जो है ना, इसमें एक एक्स्ट्रा बात यानी एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं कर सकते हैं, एक्स्ट्रा जो प्रूफ दैट वाला बात है ना, वहाँ से यूज होगा। जैसे एक फार्मूला टाइप का ही समझिए, एक प्रूफ दैट करना है, यानी tan a प्लस बी एंगल जब tan a प्लस बी होगा तो यहाँ पे लिखाता है tan a प्लस का tan b बट्टा के नीचे 1 माइनस, ये प्रूफ दैट सवाल में पढ़ना है, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, एक दूसरे के सिद्ध होता भी है जब आप ए और बी एंगल कुछ लीजिएगा तो, यानी tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। अब इसी के आधार पर, ठीक है, आप इसको मान लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं h इंटू ये जो 1 मान है, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 प्लस tan थीटा पहले से है, ठीक है। ऊपर नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, यहाँ देखिए यहाँ पे प्रूफ दैट में होता है 1 माइनस, और tan a, तो a का काम 45 डिग्री कर रहा है, tan 45, तो यहाँ पे लिखेंगे 45 इंटू, और tan b का काम यहाँ पे थीटा कर रहा है, यानी tan थीटा, तो tan थीटा, ठीक है। यानी इसके बदले जो चीज़ हमको अभी यहाँ पे लिखे हैं ऊपर और नीचे, गौर से देखिए, इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं इतना, यानी h तो पहले से है, tan a प्लस बी, तो a प्लस बी, तो a का मान क्या लिखेंगे, a का मान 45, a का मान क्या लिखेंगे 45, और b का मान थीटा, यानी tan 45 प्लस थीटा, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए थे कितना में है, ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर h tan थीटा 45 प्लस h tan 45 प्लस थीटा आपको ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए ये सब लॉन्ग टाइप सवाल है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए है ही नहीं, पढ़ रहे हैं इसी मतलब समझिए ये सब ऑब्जेक्टिव बेस का सवाल ही नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में इसको बनाते हैं तो आप समझिए ना 10 क्वेश्चन छोड़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन का हल होगा। तो ये चीज़ है, आप इस पर ध्यान ही नहीं देंगे मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, h tan थीटा, h tan प्लस h tan इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इसमें 26 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी बिंदु ए से किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ए है, तो डी यानी डी जो है दूरी मीनार की ओर चलने पर उन्नयन कोण बीटा पाया जाता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा बताना है। चलिए हम लोग अगले सवाल देखते हैं। इसके लिए पहले हम लोग एक मीनार बना लेंगे, पहले एक सीधा सा मीनार बनाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि एक जो एंगल है इसका, यानी कोण जो है उन्नयन कोण, वो है अल्फा, ठीक है। और दूसरी कोण फिर पाया गया कितना, बीटा, कितना दूरी पर, डी दूरी पर, यानी पहला जो कोण था वो था अल्फा, अब बाद में डी दूरी पर कोण पाया गया कितना, बीटा, यानी पहला जो कोण यहाँ पे एंगल था अल्फा था, बाद में कितना दूरी, यानी डी दूरी। तो यानी हम लोग एक यहाँ पे फिर बनेगा, यानी डी दूरी, तो यहाँ डी दूरी यहाँ से यहाँ तक का होगा। इसके बाद क्या बना, बीटा, यहाँ का कोण क्या लिखेंगे, बीटा, ठीक है। अब कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई यानी इसका मान, एच का मान निकालना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको पी क्यू आर एस त्रिभुज का नामकरण कर सकते हैं। चलिए हम लोग त्रिभुज, पहला वाला त्रिभुज में चलेंगे, में 2 त्रिभुज है, पहले छोटका त्रिभुज, उसके बाद हम लोग भरका त्रिभुज में चलेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज त्रिभुज पी एस आर में चलने पर, ठीक है, पी एस आर में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टैन बीटा बराबर एच बट्टे, नीचे इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो एच बट्टे एक्स होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण मानेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, ठीक है। और फिर त्रिभुज जब चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में, यानी पी पी एस क्यू में, पी एस क्यू में, तो इस त्रिभुज में चलने पर टैन अल्फा बराबर होगा एच बट्टा के नीचे डी प्लस एक्स, ठीक है, डी प्लस एक्स। हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, यानी एच के मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग
tan अल्फा बराबर इतना लिखेंगे, ठीक है। समीकरण इसको हम लोग 2 लिख देंगे, समीकरण 2। चलिए हम लोग समीकरण 1 के लिए ना पहले इस जगह हल कर लेते हैं, यानी x का मान हम लोग निकालेंगे तो x बराबर होगा h बट्टा के नीचे tan बीटा। तो tan बीटा तो हम लोग 1/tan बीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यानी x बराबर cot बीटा इंटू में h आ जाएगा 1/tan के लिए, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 हम लोग लिखेंगे। समीकरण खैर हमको इसी को 1 लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा समीकरण की ज़रूरत नहीं है। और इसके लिए भी छोटा सा हम लोग हल करेंगे समीकरण 2 के लिए, जो समीकरण 2 लिखने वाले थे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे tan अल्फा है तो यहाँ से भी क्रॉस गुना हम लोग जब करेंगे इसको क्रॉस गुना, तो यहाँ पे आएगा h बराबर में, ठीक है, h बराबर में यानी tan अल्फा इंटू डी प्लस एक्स, ठीक है। और जब हम लोग इसको d प्लस एक्स का मान निकालेंगे तो h बटे फिर आएगा tan अल्फा बराबर d प्लस एक्स, इसको जब खाली करेंगे यानी हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर h बटे tan अल्फा के लिए हम लिख सकते हैं h इंटू कॉट अल्फा 1/tan बराबर 1/tan थीटा बराबर में कॉट थीटा। तो उस लॉजिक से यानी tan अल्फा बराबर में हम लोग लिखेंगे d प्लस एक्स। यहाँ समीकरण 1 में जब x बराबर में खाली किए हैं h इंटू कॉट बीटा, तो यहाँ भी x को खाली करेंगे तो d को उधर भेजेंगे, तो यानी हम लोग x बराबर लिख सकते हैं, यानी d पहले से है ना, तो x को हम लोग जब खाली करेंगे तो यानी h कॉट, ठीक है, h कॉट अल्फा माइनस में आ जाएगा क्या d आ जाएगा, ठीक है। अब इसको समीकरण हम लोग 2 लिखेंगे, दोनों तरफ x बराबर आ गया। तो अब समीकरण को तुलना करने पे लिखेंगे, जब दोनों साइड जब सेम बात रहता है तो तुलना करने पे लिखेंगे। तो समीकरण 1 में जो है h कॉट थीटा है, h कॉट बीटा है, सॉरी, इसमें आया है h कॉट अल्फा माइनस डी, हम लोग इसको इधर भेजते हैं h वाला को, तो h कॉट बीटा माइनस h कॉट अल्फा बराबर उधर बचेगा माइनस में d, ठीक है, माइनस में d। अब यहाँ पे हम लोग h कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस का h कॉमन लेंगे क्योंकि वो कट जाए, ठीक है। इसको हम लोग नीचे वाले सवाल में बनाते हैं, ठीक है, 27 नंबर में जो जगह है उस स्पेस में यहाँ पे, फिर उसको हटा देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि एक जो कॉमन लेंगे माइनस का h, तो जो प्लस में है यानी कॉट माइनस में जो था कॉट अल्फा, वो कॉट अल्फा प्लस में हो जाएगा, कॉट बीटा जो प्लस में है वो लिखाएगा माइनस में, कॉट बीटा h हो जाएगा कॉमन दोनों में से, बराबर में है माइनस का d, माइनस से माइनस कट जाएगा। जब हम लोग h को खाली करेंगे, क्योंकि h यानी हमको ये h निकालना था, h मतलब ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h, जब h का मान निकालेंगे तो h बराबर हम लोग लिखेंगे, गुना में है तो भाग में चल जाएगा, d बट्टा के नीचे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यानी ये आंसर आएगा, यानी h बराबर में d बट्टा के नीचे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, डी बट्टे कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, बी नंबर ऑप्शन में है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न, देखिए आप ये कॉपी में उतार लेंगे, ठीक है, हम इसको हटाते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसी प्रकाश के स्तंभ, ठीक है, प्रकाश के स्तंभ से 2 जहाज के अपनवन कोण पूरब की ओर यानी क्रमशः 45 और 30 डिग्री है। यदि दोनों जहाज एक दूसरे से 100 मीटर दूरी, दोनों जहाज की जो दूरी है वो 100 मीटर दूरी हो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। प्रकाश स्तंभ यानी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई का मतलब है जो गली मोहल्ले में जो प्रकाश स्तंभ लगा हुआ रहता है रोशनी के लिए, वो उसकी ऊंचाई। कह रहा है कि अवनवन कोण पूरब की ओर, यानी दोनों पूरब की ओर है, दोनों जहाज के अवनवन कोण पूरब की ओर कितना कितना है 45 और 30 दोनों जहाज का, ठीक है। तो हम लोग ऐसा आकृति बनाएंगे, एक ही दिशा में है यानी, ठीक है। तो पहला कोण क्या बनेगा कम वाला यानी 30 डिग्री, फिर दूसरा कोण क्या बनेगा, जितने ज़्यादा खड़ा होगा उतने ज़्यादा का एंगल बनाएगा ना, यानी 45 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कह रहा है कि यहाँ पे
कि पूरा कोण एक दूसरे के 100 मीटर दूरी पे है ना, तो 100 मीटर दूरी हो प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो यानी इसको हम लोग h मान लेंगे। और 100 मीटर दूरी पर यानी दोनों जहाज जो है एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर है, 100 मीटर, तो यहाँ पर 100 मीटर लिखाएगा, 100 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये 100 मीटर है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x, तो यानी पूरा दूरी हो जाएगा x प्लस 100 मीटर, ठीक है, दूरी हो जाएगा। अब P Q R S, ठीक है। अब हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, tan 45 जब लेके चलेंगे, tan 45, तो tan 45 जब लेके चलेंगे तो इसमें होगा, इस वाला पी क्यू आर वाला त्रिभुज में tan 45 तो होगा h बटे एक्स, यानी 1 बराबर h बटे एक्स, यानी h बराबर एक्स चाहे x बराबर h बराबर एक्स या h बराबर x दोनों सेम होगा। अब यहाँ पे जो कह रहा है, फिर दूसरे वर्ग का त्रिभुज में जब चलेंगे, यानी tan जब 30 डिग्री में हम लोग जब चलेंगे तो इसमें क्या कितना बटा लिखेंगे, h बटा इसमें भी, क्योंकि लंब का मान h है, और आधार का मान लिखाएगा x प्लस 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें इसका रूट मान आएगा 1/रूट कितना 3, यानी tan 30 डिग्री का मान, अब बराबर h बट्टा एक्स प्लस 100। जब इसको हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे, तो क्रॉस गुना कराएंगे तो अपना मान आएगा x प्लस 100 बराबर √3h, ठीक है। हमको h का मान निकालना है, तो हमको तो h के रूप में सारा मान चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान h यहाँ पे बैठा देंगे, तो h प्लस 100 बराबर √3 इंटू एच, √3 इंटू एच, √3 वाला को हम लोग इधर भेज देंगे, तो यानी h माइनस √3h बराबर को उधर चल जाएगा कितना, 100, कितना चल जाएगा 100 बराबर को उधर 100 माइनस का 100 चल जाएगा, सॉरी, चलिए हम लोग इसको माइनस का 100 लिखते हैं, प्लस में है तो क्या चल जाएगा माइनस का 100, नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको उधर भेज करके, माइनस में ना भेज करके, यानी आप जो x का मान जो है, x को उधर ना भेज करके आप h को ही इधर, मतलब x का मान तो पहले बैठाइए, यहाँ पे कितना होगा h होगा, और प्लस का 100 और बराबर के रूट में कितना 3h है, ठीक है। आप h को ही उधर भेज दीजिए, तो 100 बराबर होगा √3 इंटू एच माइनस एच, ठीक है, यानी h जब कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 और बराबर उधर कितना 100, यानी हम लोग h बराबर 100 बट्टा के नीचे कितना लिख सकते हैं, रूट में 3 माइनस 1। जब इसको परिमेयकरण कराएंगे तो h बराबर 100 बट्टा के नीचे √3 माइनस 1 गुने √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1, जब ऊपर गुना होगा तो 100 √3 प्लस 1 आएगा, और नीचे जब गुना होगा √3 में गुना होगा तो 2 होगा, और 1 1 में गुना होगा तो सॉरी √3 में गुना होगा तो 3 होगा, और 1 1 में गुना होगा तो 1 होगा, यानी 3 में से जब 1 घटेगा तो कितना होगा 2, यानी हम लोग इस कोना में हल करते हैं इसको, यानी 100 √3 माइनस प्लस 1 बट्टा के नीचे आएगा 2, 2 से कट जाएगा कितना 50 मतलब है, यानी अपना मान आएगा 50 √3 प्लस 1, 50 √3 प्लस 1, यानी 27 नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा 50 √3 प्लस 1। चलिए 50 √3 प्लस 1 किस में है देखते हैं, 50 √3 प्लस 1 डी में है, इसीलिए 27 के लिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं, नीचे वाला हल को मिटाते हैं, क्योंकि 25 नंबर सवाल को हम लोग ऊपर से नीचे हल किए थे, ठीक है, इसको हटाते हैं, आप उतार लिए होंगे हमको। चलिए हम लोग 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है ये 25 के तरह ही है, क्योंकि इसमें भी कह रहा है कि झील की सतह से 200 मीटर ऊंची, यानी मान लीजिए कि ये झील है डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इसके सतह से 200 मीटर ऊंची, 200 मीटर ऊंची कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ कोई बिंदु है 200 मीटर ऊंचाई पर स्थित कोई बिंदु के बादल को देखने पर उसका उन्नयन कोण, यानी इसके आंख पर यहाँ से कोई देख रहा है तो बादल यहाँ पर है, इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे ये मान लीजिए बादल है, तो यहाँ पे जो उन्नयन कोण बन रहा है ये 30 डिग्री का कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री 30 डिग्री प्राप्त होता है। और झील में बादल के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, झील में यानी झील में
झील के मतलब झील, ये जो पानी वाला झील जो नीचे झील है, ठीक है, इसके नीचे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो फिर वही 25 की तरह आकृतियां बनेगा, ठीक है, ऐसे। यानी नीचे जो प्रतिबिंब की आकृति में कराएगी उसके प्रतिबिंब के अवनमन कोण, यानी इसका अवनमन कोण नीचे यहाँ पे अवनमन कोण कितना का बन रहा है, 60 डिग्री। तो जब यहाँ 60 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है तो ये एकांतर कोण के कारण यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसको हम नामकरण करते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, हम लोग सारा बिंदु का नामकरण कर लिए हैं क्योंकि लॉन्ग टाइप सवाल है सब। अब इसमें हम लोग सबसे पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे, यानी त्रिभुज ए एफ बी में, ठीक है। इसमें चलने पर tan कितना डिग्री लेना होगा, 30 डिग्री बराबर। अब इसमें हम लोग कुछ कुछ मानेंगे भी, यहाँ 200 है तो यहाँ पे 200 ऑटोमेटिक हो जाएगा क्योंकि आमने सामने के भुजा बराबर होगा, उस लॉजिक से। अगर नीचे हम लोग x मानते हैं तो ऊपर वाला x हो जाएगा, और यहाँ वाला को हम लोग y मान लेते हैं, तो ये वाला हो जाएगा 200 प्लस y, क्योंकि प्रतिबिंब जो C बिंदु से A बिंदु तक के जो पहाड़ है यानी कि बादल है, इस बादल के मतलब पूरे के पूरे ऊंचाई का प्रतिबिंब नीचे झील में बनेगा। तो झील में जब प्रतिबिंब उसका बनेगा तो यानी कि कितना बनेगा, जितना ऊंचाई धरती से ऊपर है किसी चीज़ का तो उतना ही तो उसके झील के अंदर बनेगा ना पूरा का पूरा फोटो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का मतलब मान लेते हैं कि अगर जो मुंह है तो वही ना उसका उसके प्रतिबिंब में यानी कि उसके दर्पण में उसका उतना प्रतिबिंब बनेगा, यानी तो एक्स यानी वाई प्लस 200 मीटर जो पूरे बादल की ऊंचाई है वही ऊंचाई नीचे प्रतिबिंब यानी सी बिंदु से डी बिंदु तक होगा, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक। अब पूरे जो बादल की ऊंचाई है तो यह यहाँ से यानी y प्लस 200 मीटर होगा, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक होगा। अब हम लोग त्रिभुज 30 डिग्री में चल रहे हैं, तो 30 डिग्री में तो y हम लंब माने हैं तो y बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, x, ठीक है। 30 डिग्री का मान होता है 1/रूट कितना 3, यानी y बट्टे x, यानी जब एक में x से गुना होगा तो यानी x यानी करी √3y। चलिए हम लोग अगला त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज बड़का वाला नीचे प्रतिबिंब वाला त्रिभुज में, यानी एफ बी डी में। यहाँ देखिए एफ बी डी में जो अवनमन कोण 60 बना रहा था वहाँ। अब इसमें चलने पर फिर tan जब हम लेंगे तो tan 60 डिग्री लेंगे इसमें, तो इसमें लंब का मान कौन होगा, लंब यहाँ देखिए b पर 90 बन रहा है, उल्टा त्रिभुज है ना, तो b पे 90 बन रहा है, तो b पे 90 बन रहा है, इसका मतलब लंब का मान कौन हो गया आपका ये वाला भुजा बी डी। तो b से d तक की दूरी पूरा देखिए कितना है, 200 है, फिर प्लस 200 है, प्लस y है, भट्टा के नीचे, भट्टा के नीचे आधार का मान वही x होगा, देखिए आधार यहाँ पे f यानी कि बी एफ भुजा चाहे एफ बी भुजा को देखिए x है, इसका मान हम लोग √3 रखेंगे, tan 60 का मान कितना होगा √3। अब 200 और 200 कितना हो जाएगा 400, तो हम इसको तो जोड़ देंगे ना कि जुटने वाला है, तो कितना हो जाएगा 400, तो 400 प्लस y बट्टा के नीचे कितना x, यानी चलिए पहले हम लोग इसको नीचे वाला जो कुछ है उसको पहले हटा लेते हैं, इसको सभी हटा लेते हैं, ये सब सवाल दूसरे सवाल के लिए है, जो 25 नंबर सवाल हम लोग हल किए ना उसके लिए है। खैर इससे ऊपर ही सवाल बन जाएगा, ये उतना बड़ा सवाल नहीं है, भले उस पर सवाल है क्योंकि उसमें एंगल नहीं दिया हुआ था ना, इसमें एंगल 30 और 60 दिया हुआ है, तो इस पर थोड़ा आसान है सवाल, इतना दूर में सवाल बन जाएगा, ठीक है आपका। अब यहाँ पे √3 है तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, 1 से जब गुना होगा तो यहाँ होगा 400 प्लस वाई, यहाँ होगा √3 इंटू एक्स, जब √3 और x में गुना होगा, और यहाँ पर देखिए x का मान हम लोग √3y यहाँ पे निकाले हुए हैं। यहाँ त्रिभुज ए एफ बी में चलने पर tan 30 डिग्री से तो x का मान 3√y, ठीक है, तो यानी 400 प्लस y बराबर 3 गुने यानी x का मान √3y, √3 में गुना होगा तो कितना होगा, यानी y √3 में 3 होगा तो 3y होगा प्लस में, जब इधर आएगा तो होगा माइनस का 3y, और उधर जब 400 के भेजेंगे तो होगा माइनस का कितना 400, यानी प्लस में तो माइनस में, और माइनस का यहाँ घट के 2y आएगा, यहाँ पे माइनस में कितना होगा 400, माइनस से माइनस कट गया और 2 से कट जाएगा 200 मरतबे, ठीक है। y के मान कितना आया 200, देखिए y का मान जो 200 आया है ये ए बी का मान आया है, यानी बादल के आधा भाग की ऊंचाई आया है, आधा भाग की ऊंचाई हमको पहले से पता है 200, तो 200 कितना हो जाएगा पूरा बादल की ऊंचाई, यानी बादल का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा, बादल की
कुल ऊंचाई कितना होगा, ऊंचाई बराबर होगा 200 प्लस 200 यानी 400 मीटर, यानी 400 मीटर। चलिए 400 मीटर यानी डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 28 नंबर के लिए। चलिए सभी प्रश्न हम लोग देख लिए, अनुप्रयोग से जितने भी प्रश्न थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से। इसमें सवाल कुछ भारी भारी है, इसीलिए कुछ ज़्यादा समय इसमें मतलब लगा है बताने में, क्योंकि इसमें स्पेस भी कुछ क्वेश्चन सेट करने में भी मिस्टेक हुआ है, इसकी वजह से स्पेस कम था, आपको अलग अलग फिर बताना पड़ा है। चलिए ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी अगले वीडियो सेशन में। थैंक यू स्टूडेंट।